चलो रिवाइज करें जो कल पढ़ा था। पहले कल अपन ने पढ़ा था ग्रिड कंप्यूटिंग। क्या होता है बच्चों ग्रिड कंप्यूटिंग? बुक्स बंद करके रिवीजन करेंगे। स्क्रीन पे दिख रहा है सब। हाँ जी, ग्रिड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स जॉब को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर मल्टीपल नोड्स को दे दिया जाता है ताकि वो कॉम्प्लेक्स टास्क आसानी से कंप्लीट हो सके। वो काम करता कौन है? ग्रिड कंप्यूटिंग। यहाँ पे शेयर्ड पूल ऑफ रिसोर्सेज होती है, जिसके पास जो भी रिसोर्स हो, चाहे वो स्टोरेज हो, चाहे वो कंप्यूटेशन, चाहे वो डेटाबेस हो, नेटवर्क हो, कुछ भी हो, सब चीजें एक दूसरे के साथ शेयर करी जा सकती हैं। यहाँ पे अपन को कोई सुपर कंप्यूटर खरीदने की जरूरत नहीं है, फिर भी हमारे पास सुपर कंप्यूटर जितनी प्रोसेसिंग पावर होती है। देन अपन ने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट टॉपिक बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। उसकी क्या वो थी? एम्प्टी, virtual and parallel resource. That's why I rely on your management. U stands for यूटिलाइज रिसोर्सेज। इसका मतलब बहुत सारी मशीन्स, बहुत सारे सर्वर्स कई बार आइडल रहते हैं, ग्रिड कंप्यूटिंग में उनका यूटिलाइज किया जाता है। बहुत सारा स्टोरेज आइडल है, ग्रिड कंप्यूटिंग में उसका यूटिलाइज किया जा सकता है। जो अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज हैं, जिनका यूज नहीं ले रहे हैं, उनको अपन काम में ले सकते हैं। और जो अनयूज्ड स्टोरेज है उसको अपन इकट्ठा करके बहुत बड़ी स्टोरेज बना लेंगे। वहां पे हम हमारा डेटा का डुप्लीकेशन रख सकते हैं, उससे हमारी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्या है? रिसोर्स बैलेंसिंग। आर स्टैंड्स फॉर रिसोर्स बैलेंसिंग। मतलब अगर अनएक्सपेक्टेड पीक आ गया तो कोई खाली है तो उसको काम दो, अगर कोई खाली नहीं है तो लो प्रायोरिटी वाला है उसको रोक दो, और हाई प्रायोरिटी वाले के लिए जगह बनाओ, उसको काम दे दो। नेक्स्ट यू आर पैरेलल। पैरेलल मतलब पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी। जब बहुत सारे सीपीयू मिलकर काम करेंगे तो प्रोसेसिंग स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी, हम कोई भी काम बहुत जल्दी खत्म कर पाएंगे। देन पैरेलल एंड वर्चुअल रिसोर्स एंड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कोलैबोरेशन। इसका मतलब क्या होता है? बहुत सारे ऑडियंस है जो हेट्रोजीनियस है, जिनकी टेक्निक्स अलग, पॉलिसी अलग, उनके रिसोर्सेस अलग, उन सब में कोलैबोरेशन करवाकर यूनिफॉर्म तरीके से सब लोग काम कर सके। ये भी काम किस में होता है? ग्रिड कंप्यूटिंग में होता है। देन पैरेलल रिसोर्स, दैट्स व्हाई आई रिलाई मतलब रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी कैसे आएगी? यहाँ पे ग्रिड का जो काम है वो विदाउट फेलियर। बच्चों आज सुनाना है आप लोगों को, ये हालत है? हाँ, बिल्कुल भी याद नहीं है क्या? एकदम ब्लैंक हो आप लोग रिलायबिलिटी में? ऐसे कैसे काम चलेगा? याद करके आए हो कि नहीं आए आज? ऐसा ये याद है आप लोगों को? हाँ, याद तो ऐसा होना चाहिए जैसे मैं बोलती हूँ वैसे आप बोलो, तब मैं मानू याद है। ये वाला पॉइंट किसी को याद नहीं है, बाकी सब याद है। क्या है? सर्वर जो होते हैं ना, फेल होने के केस कम हो जाता है। ये बहुत एक्सपेंसिव क्यों होता है? डोनर होते हैं मैडम, उनको जो वर्क आता है ना, जो स्पेसिफिक डोनर होते हैं उसी को देते हैं। जैसे मेडिकल से रिलेटेड कोई वर्क आए। अरे नहीं, कंफ्यूज हो गए आप। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? भरोसा कर सके, विदाउट फेलियर काम करना है। इसलिए क्या करते हैं, हर चीज का डुप्लीकेट वर्जन बना के रखते हैं, चाहे वो पावर सप्लाईज हो, चाहे वो कूलिंग सिस्टम हो। हर चीज का जब डुप्लीकेट कॉपी रखोगे, मैं एक लैपटॉप की जगह मेरे पास दूसरा लैपटॉप है, हमेशा मैं पैरेलल 2 लैपटॉप को रन करती हूँ, तो उसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी। मैं एक लैपटॉप को रन करूंगी तो मेरी कॉस्ट कम आएगी। तो इससे कॉस्ट तो ज्यादा आ रही है, पर इससे रिलायबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि अगर ये लैपटॉप फेल हो गया तो मेरे पास हमेशा ऑल्टरनेट दूसरा लैपटॉप अवेलेबल रहेगा। चीजों को समझ के याद करो ना। रिलायबिलिटी का अगर मतलब पता है तो अंदर का तो वही लिखा है ना उसके अंदर। अब आप लोग को ये नहीं पता ये एक्सपेंसिव क्यों है? क्या कर रहे हो बच्चों? इतनी बुरी हालत तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। कितना भी पढ़ लो फिर मैं याद करती मैं दोस्तों में भूल जाती हूँ। ऐसे ऐसे जिस तरीके से मुझे याद होता है घर पे, वैसे मैं आपसे अगले दिन रिवीजन करते तो भूल जाती हूँ। तो बच्चों उसको एक बार याद करने से काम नहीं
विदाउट फेलियर उसको काम करना है, इसलिए हर चीज का डुप्लीकेट वर्जन रखा जाता है, लाइक कूलिंग सिस्टम, पावर सप्लाई, सब चीजों का डुप्लीकेट वर्जन रखोगे तो वो रिलायबल रहेगा, कभी वो चीज फेल नहीं होगी। देखो मैंने मार्क कर रखा है, आप लोग खुद देखो, मैंने विदाउट फेलियर मार्क कर रखा है, एक्सपेंसिव हार्डवेयर मार्क कर रखा है, पावर सप्लाई, कूलिंग सिस्टम, डुप्लीकेट, ग्रेट कॉस्ट, ये सब चीजें आप लोग अपनी बुक में पक्का मार्क नहीं करते हो, करते हैं तो आपको ये सब वर्ड्स भी याद नहीं है और इन्हीं के आगे पीछे सेंटेंस घूम रहा है बस। ये जितना भी लिखा है ना, ये जो मैंने मार्क किया ना, सिर्फ इन्हीं के आगे पीछे लाइनें घूम रही, ये तो याद करना ही पड़ेगा ना। मुझे नहीं पता कैसे याद करना है, लिख लिख के याद करना है, लिख लिख के करो, बोल के याद करना है, बोल के करो, एक दूसरे से डिस्कस करके याद करना है, एक दूसरे से डिस्कस करके करो, पर याद करना है। मैनेजमेंट, हाँ जी, दैट्स व्हाई आई रिलाई ऑन योर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब जितनी सारी हेट्रोजीनियस रिसोर्सेज है उनको यूनिफॉर्मली मैनेज करना। और मैनेजमेंट में क्या क्या देखते हैं, फ्यूचर अपग्रेडेशन की, मैंने सारा डेटा एक जगह इकट्ठा कर लिया, उसके बाद देखते हैं फ्यूचर में मुझे और कितने अपडेशन की जरूरत पड़ेगी, एंड प्रायोरिटी डिसाइड करना, एंड रीराउटिंग करना कि काम अगर मेंटेनेंस चल रहा है तो उसको किसको रीराउट करना है, ये सब भी ग्रिड में मैनेज किया जाता है। देन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस या कंपोनेंट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है, पहला है कंप्यूटेशन, ये कौन करता है, सीपीयू करता है सारी प्रोसेसिंग का काम। कंप्यूटेशन तीन तरीके से किया जा सकता है, जो खाली है उसको दे दिया, दूसरा स्प्लिट काम को बांट दो, तीसरा मल्टीपल टाइम्स अगर रन करवाना है तो मल्टीपल मशीन्स उसको पैरेलल रन करेंगी ताकि वो काम जल्दी हो पाएगा। नेक्स्ट स्टोरेज, स्टोरेज मतलब हर सबके पास अनयूज्ड स्टोरेज थोड़ा थोड़ा बड़ा है, उसको इकट्ठा कर एक बड़ा स्टोरेज बनेगा। स्टोरेज अगर जगह ज्यादा है तो मैं उसमें डुप्लीकेट डेटा भी रख सकती हूँ, अगर डुप्लीकेट डेटा रख रही हूँ तो मेरी परफॉर्मेंस बढ़ रही है और रिलायबिलिटी बढ़ रही है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, काम पहुंचाने के लिए, डेटा लेने के लिए बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन किस पे डिपेंड करता है, बैंडविड्थ पे, एंड रिडंडेंट पाथ्स भी होने चाहिए कि एक पाथ पे अगर ट्रैफिक ज्यादा या फेलियर हो गया तो रिडंडेंट पाथ हमेशा अवेलेबल है। देन सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंस बहुत महंगा होता है, सबसे महंगा यही है, बट हर जगह सॉफ्टवेयर होना जरूरी होता है। अगर हर जिस भी मशीन को ग्रिड को काम में लेना वहां सॉफ्टवेयर होना चाहिए। लाइसेंस क्या करेगा, डुप्लीकेट कॉन्करेंट कॉपीज कितनी पैरेलल रन कर सकती है, इसका मेंटेनेंस, इसका ध्यान कौन रखेगा, आपका लाइसेंस रखेगा। एंड लास्ट क्या है इसका, स्पेशल इक्विपमेंट कैपेसिटीज, आर्किटेक्चर एंड पॉलिसी, जो हर्ष बोल रहे थे कि जिसका जो काम है उसको वो काम दे दिया जाता है। अगर मेडिकल का कोई काम आया तो मेडिकल वाले कंप्यूटर को वो काम दे देंगे, आर्किटेक्चर का कोई काम आया तो आर्किटेक्चर वाले को सबसे पहले उसको दिया जाता है, वो फ्री नहीं है तो किसी और को काम दिया जाएगा। Then what are the application areas of grid computing? Civil engineers earthquake के लिए grid computing काम में लेते हैं, e-business में काम में लिया जाता है, इंश्योरेंस कंपनीज, साइंटिफिक रिसर्च, फिल्म इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इंडस्ट्री, हर जगह ग्रिड का काम में लिया जाता है। इसकी सिक्योरिटी क्या है, पहला क्या है, सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन मतलब यूजर सिर्फ स्टार्टिंग में ऑथेंटिकेट करेगा अपने आप को, उसके बाद वो रिसोर्स को चाहे यूज करे चाहे रिलीज करे, उसको बार बार ऑथेंटिकेट नहीं करना। सेकंड क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब रिसोर्सेज आ रही हैं अलग अलग जगह से, सबका अपना मैनेजर है। ग्रिड इज नॉट द ओनर ऑफ द रिसोर्सेज, बट स्टिल ग्रिड को रिसोर्सेज को अलग अलग यूजर्स को देना, उन सारे रिसोर्सेज को मैनेज करना है। नेक्स्ट डेटा मैनेजमेंट, अगर आपका काम, हाँ जी लक्ष्य, एक मिनट रुको बेटा। डेटा मैनेजमेंट, अगर डेटा वाली आपका पास काम आ गया तो ग्रिड की जिम्मेदारी होती है कि एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ डेटा होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो एफिशिएंट वे में होना चाहिए। बस हेट्रोजीनियस अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके का डेटा आता है, उसको मैनेज करना किसकी जिम्मेदारी है, ग्रिड की है। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स मतलब पासवर्ड्स एंड प्राइवेट की को सिक्योर रखना। नेक्स्ट क्या है, इंटरपोर्टेबिलिटी विद लोकल सिक्योरिटी सॉल्यूशन, अगर आपको लोकल रिसोर्स एक्सेस करनी है तो लोकल सिक्योरिटी तो होगा ही होगा, पर अगर उस रिसोर्स में कुछ भी चेंजेस करना है तो हर जगह जाकर चेंजेस करना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इंटर डोमेन सिक्योरिटी होनी चाहिए जो सबके लिए हो, सारी लोकल रिसोर्सेज के लिए। नेक्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन, यहाँ पे अलग अलग प्रोटोकॉल्स, अलग अलग इंटरफेसेस है, उन सबको स्टैंडर्ड बनाना, एक लेवल पर लेकर आना थोड़ा सा इशू हो जाता है। नेक्स्ट एक्सपोर्टेबिलिटी, कोड ज्यादा एनक्रिप्टेड नहीं होना चाहिए ताकि उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट कर सके। नेक्स्ट
सिक्योर ग्रुप कम्युनिकेशन, की ग्रुप में जो बातें हो रही हैं वो कोऑर्डिनेटेड वे में होनी चाहिए और सिक्योर वे में होनी चाहिए। नेक्स्ट मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन था एक, कि सबके लिए कॉमन सिक्योरिटी बनाओगे, जितनी भी जगह इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ग्रिड का सबकी कॉमन सिक्योरिटी होनी चाहिए। यही था, हाँ जी यही पढ़ा था। मैम बोलो। मैम जो इसका फर्स्ट पॉइंट है ना सिक्योर्ड सिंगल साइन ऑन, तो मैम इससे सिक्योरिटी इश्यूज नहीं होते क्या? जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने मतलब एक बार साइन इन कर दिया, अब उसके बाद में अगर उसका कोई भी जो कंप्यूटर है वो कोई और एक्सेस कर रहा है तो उसका डेटा ले सकता है ना? तो उसमें कुछ होता होगा कि कंटिन्यू अगर आप काम कर रहे हो तो चलेगा, और कंटिन्यू काम नहीं कर रहे तो वो चीज बंद हो जाएगी, या कुछ ना कुछ होता होगा। तो जब यूजर ने एक बार लॉगिन किया है मतलब उसको आईडी पासवर्ड पता है तभी तो लॉगिन कर पा रहा है, अब वो चाहे हैकर करे चाहे कोई भी करे उसका लॉगिन। ओके मैम। ठीक है, चलो डाउट्स मैं बाद में लूंगी बच्चों आप लोगों के, पहले अपन पढ़ेंगे डाउट्स बाद में। हाँ जी, अपन नेक्स्ट कंप्यूटिंग अभी तक अपन पढ़ चुके, ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, 3 तरह की कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज पढ़ चुके। आज अपन पढ़ेंगे ग्रीन कंप्यूटिंग। ग्रीन कंप्यूटिंग पेज नंबर 4.84, ग्रीन कंप्यूटिंग। पेज नंबर 4.83 से स्टार्ट हो रहा है बुक में, ग्रीन कंप्यूटिंग। 4.84 है या 83 जो भी है देख लेना अपना। ग्रीन कंप्यूटिंग देखो क्या होता है, ग्रीन कंप्यूटिंग नई टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, दूसरी टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। पहले मैं इसका कंसेप्ट बता देती हूँ फिर पढ़ेंगे। ग्रीन कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है, ग्रीन गो ग्रीन का मतलब क्या होता है बच्चों? एनवायरमेंट फ्रेंडली काम करना, मतलब ऐसा काम करो जिससे एनवायरमेंट को नुकसान कम से कम हो, उसी चीज को गो ग्रीन कहा जाता है। तो जब भी आप कोई भी कंप्यूटर को बनाते हो या उसको मैन्युफैक्चर करते हो या उसको यूज करते हो, उस कंप्यूटर को डिस्पोज करते हो। मतलब मेरा माउस खराब हो गया उसको मैंने डस्टबिन में डाल दिया, मेरा कीबोर्ड खराब हो गया उसको मैंने डस्टबिन में डाल दिया। जब मैं डिस्पोज करती हूँ, या जो कंप्यूटर बना है, ये जो डब्बा मुझे दिख रहा है, इसको बनाने के लिए बहुत 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 सारी नेचुरल रिसोर्सेज लगती हैं, बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज लगती हैं, चाहे वो मॉनिटर हो, चाहे वो प्रिंटर हो, स्टोरेज हो, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन सिस्टम, जो भी आप बनाते हो उसको बनाने में बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट का नुकसान होता है। तो हमेशा मैन्युफैक्चरर को बनाते वक्त ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि मैं ऐसा सामान बनाऊं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, या जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को कम से कम इम्पैक्ट हो सके। और बनाते वक्त उसके कंप्यूटर सिस्टम में वो डिस्पोज की पॉलिसी भी होनी चाहिए कि अगर आप सामान को डिस्पोज करना चाहते हो, कोई माउस खराब हो गया, कोई कंप्यूटर आउटडेटेड हो गया, जो पहले के पीसीज होते थे, उनको डस्टबिन में डालने की जगह उसकी डिस्पोज करने का तरीका होना चाहिए, जो यूजर को पता होना चाहिए कि सामान को मुझे कैसे डिस्पोज करना है ताकि एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान हो सके। यही सारी चीजें ग्रीन कंप्यूटिंग होती है। ग्रीन कंप्यूटिंग मतलब ग्रीन एनवायरमेंट फ्रेंडली कंप्यूटिंग करना, कि बनाने वाला भी एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाएगा, यूज करने वाला भी एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए यूज करेगा, और डिस्पोज करते टाइम भी वो इस तरीके से डिस्पोज करेगा कि एनवायरमेंट को कम से कम या बिल्कुल भी नुकसान ना हो। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपका ग्रीन कंप्यूटिंग का? रिड्यूस द यूज ऑफ हजार्डियस मटेरियल, जो ऐसे मटेरियल जो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं उन मटेरियल का कम से कम काम में लो, ये आपका एम हो सकता है ग्रीन कंप्यूटिंग का। मैक्सिमाइज एनर्जी एफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रोडक्ट लाइफ टाइम, जब भी प्रोडक्ट को यूज में ले रहे हो तो उसकी मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। रिसाइक्लेबिलिटी या बायोडिग्रेडेबिलिटी होनी चाहिए डिफेंडेंट प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट खराब हो गया, जो प्रोडक्ट अब यूज में नहीं आ रहा है, उस प्रोडक्ट के लिए आपकी रिसाइक्लेबिलिटी या बायोडिग्रेडेबिलिटी होनी चाहिए, और फैक्ट्री वेस्ट कम से कम होना चाहिए। तो ये 4 एम होते हैं जब भी अपन ग्रीन कंप्यूटिंग करते हैं। सबसे पहला एम है कि हमें हजार्डियस मटेरियल कम से कम काम में लेना चाहिए, हमारा सामान बायोडिग्रेडेबल या फिर रिसाइक्लेबल होना चाहिए, फैक्ट्री वेस्ट कम से कम होना चाहिए, और प्रोडक्ट को मैक्सिमम एफिशिएंटली आप यूटिलाइज करो, ये एम होता है। ग्रीन कंप्यूटिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस, ग्रीन कंप्यूटिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस
मतलब इसके अंदर अपन पढ़ेंगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। लिख लो, इसके अंदर अपन कैसे पढ़ेंगे कि हम ऑप्टिमम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। हम ऑप्टिमम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, हमारी रिसोर्सेज को ऑप्टिमम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर हम हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर एनवायरमेंट, हम हमारे एनवायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं, किस तरीके से हम कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को काम में लें। यही ग्रीन कंप्यूटिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस में लिखा है, यही ग्रीनर आईटी के स्टेप्स भी हैं। अगर एग्जाम में स्टेप्स पूछे जाए तो भी यही लिख कर आना है, प्रैक्टिसेस पूछे जाए तो भी यही लिख कर आनी है, और कोशिश करना है इसको हमें सीक्वेंस में याद करना। हेडिंग सीक्वेंस में याद होनी चाहिए, अंदर का ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि स्टेप्स का है इसने, तो स्टेप्स हमेशा सीक्वेंस में याद होते हैं। तो इसकी जो प्रैक्टिसेस हैं उसकी मेमोरी टेक्निक है पर, PQER, पर, PQER। P stands for plan, P stands for purchase, and P stands for paper consumption. E stands for energy, and R stands for recycle. इसकी मेमोरी टेक्निक है पर, P stands for plan, P stands for purchase, P stands for paper consumption, E stands for energy, and R stands for recycle. सबसे पहला अपन पढ़ते हैं डेवलप अ सस्टेनेबल ग्रीन कंप्यूटिंग प्लान। यहाँ पे जो आपकी कंपनी का ओनर है, जैसे कि जो इन्फोसिस कंपनी है, उसका जो ओनर होगा जिसके पास 200 से 300 कंप्यूटर है, इन्फोसिस कंपनी में इतने सारे कंप्यूटर्स हैं, वो ओनर सबसे पहले प्लान बनाएगा। अगर ओनर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है तो कोई भी और क्यों जिम्मेदारी लेगा कि हमें ऐसे कंप्यूटर काम में लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो यहाँ पे ये जो प्लान बना रहा है ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से प्लानिंग बन रहा है, ओनर। जो ओनर है बड़ी बड़ी कंपनीज के, जिसके पास इतने सारे कंप्यूटर्स होते हैं, वो ओनर ये प्लान बनाएगा। क्या प्लान बनाएगा, चेकलिस्ट। सबसे पहले वो देखेगा मेरे पास कितने कंप्यूटर्स हैं, टोटल 200 हैं, 300 हैं, 500 हैं, 600 हैं, कितने कंप्यूटर्स हैं, उन कंप्यूटर की रिसाइकलिंग पॉलिसी मेरे पास है या नहीं है। अगर कोई कंप्यूटर मुझे डिस्पोज करना है तो मैं कैसे उसको डिस्पोज करूंगी, गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस हैं, एंड क्या मेरी कंपनी में ऐसी कोई पॉलिसी है क्या कि जिससे मैं रिकमेंड कर रही हूँ कि हमें हमेशा ग्रीन कंप्यूटिंग इक्विपमेंट ही खरीदने चाहिए। तो जो प्लानिंग कर रहा है स्टेक होल्डर्स, प्लानिंग में क्या क्या इंक्लूड कर रहा है, चेकलिस्ट कि मेरे पास कितने कंप्यूटर्स हैं, 200-300, मेरे पास रिसाइकलिंग की पॉलिसी है या नहीं है, अगर कोई सामान मुझे डिस्पोज करना है उसके लिए कैसे मैं करूंगी, रिकमेंडेशन है क्या, गवर्नमेंट ने क्या गाइडलाइंस दे रखी हैं, और मेरी ऐसी कोई पॉलिसी है क्या जिसमें मैं लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ कि हमेशा हमें ग्रीन कंप्यूटिंग इक्विपमेंट्स ही खरीदने चाहिए। जो ओनर होगा वही एनकरेज करेगा आपकी आईटी कम्युनिटी को। इन्फोसिस कंपनी का जो ओनर होगा वही प्रमोट करेगा, वही मोटिवेट करेगा, जो आईटी डिपार्टमेंट का बंदा है उसको मोटिवेट करेगा कि आपको हमेशा ग्रीन कंप्यूटिंग पे काम करना चाहिए, ग्रीन प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखते हुए हमेशा काम करना चाहिए। ऑनगोइंग कम्युनिकेशन होना चाहिए, ऑनगोइंग मतलब चलते रहना चाहिए कम्युनिकेशन कैंपस के अंदर, ये जिसमें लोगों को बता सके कि हमें किस तरीके से आईटी रिलेटेड, मतलब किस तरीके से ग्रीन आईटी का काम करना है, इसका कम्युनिकेशन ऑनगोइंग होना चाहिए। आप जो भी पावर यूसेज ले रहे हो, पेपर कंजम्पशन कम से कम काम में लो, पावर को कम से कम काम में लो, एंड जो भी आप नए इक्विपमेंट खरीदते हो या पुराने इक्विपमेंट को जब भी आप रिसाइकिल कर रहे हो, कुछ भी नया खरीद रहे हैं, पुराने को रिसाइकिल कर रहे हैं, तो उसके लिए अपना पॉलिसी प्लान होने चाहिए कि किस तरीके से हम उसको रिसाइकिल करेंगे। तो पॉलिसी किस चीज से रिलेटेड होनी चाहिए कि हम पेपर को कम से कम काम में लें, पावर को कम से कम काम में लें, और नया कुछ खरीदना है या पुराना डिस्पोज करना है तो कैसे क्या करना है, ग्रीन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये सारा काम करना है, इसके लिए हमारी पॉलिसी प्लान्स होनी चाहिए। आप कोशिश करो कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या काम में लो, क्लाउड कंप्यूटिंग। आप कंसेप्ट समझते हो क्लाउड कंप्यूटिंग का, एक तो 10 कंपनीज हैं, अगर 10 कंपनीज अपना खुद का अलग अलग हार्डवेयर खरीद रही हैं तो वो ज्यादा उसके लिए हार्मफुल होगा एनवायरनमेंट के लिए, और अगर एक ही हार्डवेयर को 10 कंपनी शेयर कर रही है तो वो एनवायरनमेंट के लिए कम हार्मफुल होगा। तो इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट काम में लो, जहां पे सेम कंप्यूटिंग रिसोर्सेज काम में लिए जाती है, उस रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो ये सारी चीजों की क्या करी जाती है, प्लानिंग करी जाती है। क्या क्या चीजों की प्लानिंग करेंगे,
Plan includes checklist, recycling policies, डिस्पोज कैसे करना है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है क्या कोई, और हमारी पॉलिसी ऐसी है क्या जो लोगों को रिकमेंड कर रही है कि नया इक्विपमेंट कैसे करना है। ओनर जो होगा वही मोटिवेट करेगा आईटी डिपार्टमेंट को कि हमें हमेशा ग्रीन कंप्यूटिंग प्रैक्टिसेस पे ही काम करना है। अब वो देखेगा कि ऐसे कोई पॉलिसी है क्या जिसमें लिखा हुआ है कि पेपर का कंजम्पशन कम से कम होना चाहिए, पावर का कंजम्पशन कम होना चाहिए, नया कैसे खरीदेंगे, पुराने को कैसे डिस्पोज करेंगे, ये सारी बातें कहाँ लिखी होनी चाहिए, पॉलिसी में होनी चाहिए। वो कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्लाउड कंप्यूटिंग काम में लें जहां शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, शेयर्ड पूल ऑफ रिसोर्सेज होता है। ग्रिड तो क्लाउड कंप्यूटिंग सबके लिए, ग्रिड मैं मेरा काम करवाना चाहती हूँ ग्रिड से, ठीक है। क्लाउड तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करने वाली बात हो गई, ग्रिड पे तो कोई काम करवाना है, आपको काम बांट दिया आपने तो आप ग्रिड को देते हो, तो ग्रिड नहीं, क्लाउड कंप्यूटिंग ही होता है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर रिसाइकिल। अगर आपको ई वेस्ट को डिस्पोज करना है तो सेंट्रल स्टेट या लोकल रेगुलेशंस उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्पोज करना चाहिए। जो भी ई वेस्ट है, जो भी आप अनयूज्ड या अनवांटेड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को जब डिस्कार्ड कर रहे हो तो उसको एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबल मैनर में डिस्कार्ड करो जिसकी वजह से एनवायरमेंट को नुकसान कम से कम हो सके। मैन्युफैक्चरर्स सेफ एंड ऑफ द लाइफ, मतलब अगर वो प्रोडक्ट खत्म हो रहा है तो उसको कैसे खत्म करना है, वो मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी होती है कि उस प्रोडक्ट को रिसाइकिल कैसे करना है। जब वो प्रोडक्ट अनयूज हो जाएगा तो उसको रिसाइकिल कैसे करना है, ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, आपकी मैन्युफैक्चरर की, ये सारी जिम्मेदारियां होती हैं। देन रिसाइकिल कंपोनेंट्स थ्रू मैन्युफैक्चरर रिसाइकलिंग पॉलिसी, उसकी पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग उसको रिसाइकिल करो। तो रिसाइकिल में क्या क्या है, ई वेस्ट को डिस्कार्ड करो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस, जो भी सेंट्रल स्टेट की गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं। देन अनवांटेड चीजें हैं उनको इस तरीके से डिस्कार्ड करो कि एनवायरनमेंट को नुकसान कम से कम हो। मैन्युफैक्चरर सामान ऐसा बनाए कि उसको हम डिस्पोज करें तो हम सेफली डिस्पोज कर पाए, उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करो। नेक्स्ट है मेक एनवायरमेंटल साउंड परचेज डिसीजन। आप हमेशा जब भी कुछ नया खरीदने जाते हो तो एनवायरमेंट साउंड मतलब एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ऐसा इक्विपमेंट खरीदो जो एनवायरमेंट को नुकसान कम से कम पहुंचे। परचेज डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, नोटबुक्स, मॉनिटर्स बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट्स। आप ऐसा सामान खरीदो जो एनवायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाए, वो कंप्यूटर्स खरीदो। ऐसे मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढो जिन्होंने एनवायरमेंट फ्रेंडली कंप्यूटर्स बनाए होंगे, उन मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढकर उन्हीं से सामान खरीदने की कोशिश करो। सर्वर और स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट काम में लो। ये वर्चुअलाइजेशन अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे जब समझ में आ जाएगा। तो सर्वर और स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन काम में लो जिससे आपकी कॉस्ट भी कम आएगी, एनर्जी की कॉस्ट और रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ज्यादा हो पाएगा। तो मैन्युफैक्चरर ढूंढो जिसने एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाए हो, उसी से सामान खरीदो। और जो भी कंप्यूटर्स खरीद रहे हो वो ऐसा ध्यान में रखकर खरीदो जिससे एनवायरमेंट को नुकसान कम से कम हो सके। नेक्स्ट है आपका रिड्यूस पेपर कंजम्पशन। आप जो पेपर काम में लेते तो उसका यूटिलाइजेशन मतलब कम होना चाहिए उसका कंजम्पशन, तभी एनवायरमेंट को नुकसान कम होगा। क्योंकि पेपर किससे बनता है, ट्री से। तो ट्री को कितना नुकसान होता है जब पेपर बनता है, हम पेपर ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। तो आप ईमेल का ज्यादा से ज्यादा काम में लो पेपर की जगह। आप ट्रैक चेंजेस काम में लो। ये ट्रैक चेंजेस क्या होता है कि आप जैसे हार्ड कॉपी होती है अपनी, हार्ड कॉपी में तो अपन को हाईलाइटर से हाईलाइट करना पड़ता है, मैं भी बोलती हूँ हाईलाइट करो, वो तो अपन दोबारा रिप्लेस नहीं कर सकते। पर सॉफ्ट कॉपी में आप अगर सॉफ्ट कॉपी में काम करो, और सॉफ्ट कॉपी में अगर मैंने जैसे इसको हाईलाइट करना है, मुझे इस चीज को हाईलाइट करना है तो मैंने हाईलाइट कर दिया, अब मुझे अगर इसको हटाना है तो मैंने इसको हटा दिया, तो मेरा पेपर कोई वेस्ट नहीं हुआ। तो इसको ट्रैक चेंजेस कहते हैं। जो हाइलाइटर्स अपन काम में लेते हैं इसको क्या कहते हैं, ट्रैक चेंजेस कहते हैं। तो आप ट्रैक चेंजेस काम में लो, ना कि रेड लाइन करेक्शंस ऑन पेपर। पेपर पे रेड लाइन का करेक्शंस मत करो, ट्रैक चेंजेस करो। मतलब सॉफ्ट कॉपी में काम ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करो। ऑनलाइन मार्केटिंग करो, ना कि पेपर बेस्ड मार्केटिंग करो। ईमेल जो होता है, अगर ईमेल के थ्रू मार्केटिंग करो तो वो ग्रीनर है, वो ज्यादा अफोर्डेबल है, ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ज्यादा इंटरेक्टिव है। फ्री एंड लो कॉस्ट ऑनलाइन इनवॉइसिंग सॉल्यूशन दैट हेल्प कट डाउन ऑन पेपर वेस्ट। आप जो इनवॉइस बिल बनाते हो वो ऑनलाइन बिल बनाने की कोशिश करो ताकि आपका पेपर का नुकसान कम से कम हो सके। जब आप कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर रहे हो, जब प्रिंट निकलवा रहे हो तो दोनों तरफ प्रिंट निकलवा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आगे की तरफ प्रिंट है पीछे की तरफ प्रिंट नहीं है। कोशिश करो उस पेपर का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए।
और जितना चाहिए उतना ही प्रिंट निकलो, फॉन्ट छोटा काम में लो, मार्जिन कम दो ताकि पेपर का नुकसान कम से कम हो सके। एंड लास्ट है इसके अंदर दैट इज कंजर्व एनर्जी। कंजर्व एनर्जी का मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो पावर है, उसको बचाने की कोशिश अपन करेंगे। ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन भी मत करो। तो आप एलसीडी डिस्प्लेस काम में लो, ना कि सीआरटी मॉनिटर्स काम में लो। जो हमारे आजकल कंप्यूटर्स में पतली वाली स्क्रीन आती है, छोटी छोटी पतली स्क्रीन आती है, उसको एलसीडी मॉनिटर्स कहते हैं। और जो पहले कंप्यूटर्स होते थे जिसमें स्क्रीन मोटी मोटी होती थी, मॉनिटर्स देखे पहले के डब्बे जैसे मॉनिटर्स होते थे, इतने मोटे मोटे होते थे, वो अपनी सीआरटी मॉनिटर्स होते थे। तो एलसीडी का काम में लो, ना कि सीआरटी का, क्योंकि एलसीडी जो है वो पावर कंजम्पशन कम करते हैं और सीआरटी जो होते हैं वो पावर कंजम्पशन ज्यादा करते हैं। डेवलप अ थिंक क्लाइंट स्ट्रेटजी when clients are smaller, cheaper, simple to manufacture। ये वाला छोड़ दो पॉइंट चाहे। नोटबुक कंप्यूटर्स काम में लो, ना कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। छोटे, जितने स्मॉलेस्ट साइज के कंप्यूटर्स काम में लोगे उतना आपका एनर्जी कम कंज्यूम होगा। पावर मैनेजमेंट फीचर काम में लो, टू टर्न ऑफ दी हार्ड ड्राइव्स एंड डिस्प्लेज आफ्टर सेवरल मिनट्स ऑफ इनएक्टिविटी। मतलब सपोज ऐसा है कि मैंने इस कंप्यूटर को ऑन कर छोड़ दिया और मैं बाहर कोई काम से चली गई, तो मेरी कंप्यूटर में ये सेटिंग होनी चाहिए कि अगर 5 मिनट तक इस पे मेरा कोई काम नहीं हो रहा तो अपने आप वो बंद हो जाए, ताकि उसका पावर कंजम्पशन कम हो सके। तो ऑटोमेटिक हार्ड ड्राइव और जो डिस्प्लेज है वो ऑटोमेटिक आपके बंद हो जाए, ऐसा पावर मैनेजमेंट फीचर होना चाहिए। सीपीयू पावर डाउन होना चाहिए। और जो पेरिफेरल्स, पेरिफेरल्स क्या होती है, जितनी भी आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उनको पेरिफेरल्स कहा जाता है। इनपुट डिवाइसेस लाइक माउस, कीबोर्ड, आउटपुट डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, मॉनिटर, या आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। अगर थोड़े टाइम के लिए आपने काम में नहीं लिया तो सीपीयू अपने आप बंद हो जाए, पेरिफेरल्स अपने आप बंद हो जाए, हर चीज अपने आप बंद हो जाए अगर आप थोड़े टाइम के लिए काम नहीं कर रहे हो। कोशिश करो कि जो भी कंप्यूटर रिलेटेड काम आप कर रहे हो वो कंटिन्यू बेसिस पे करो। मुझे अगर इस कंप्यूटर पे काम करना है तो कोशिश, अगर मुझे काम 2 घंटे का काम है तो 2 घंटे मैं ट्राई करूं लगातार इस कंप्यूटर पे काम करूं। जो आगे पीछे का काम है वो मैं बाद में भी कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट मैंने इस कंप्यूटर पे काम किया, फिर 2 मिनट में बाहर का काम करी आई, फिर 10 मिनट काम किया, फिर 2 मिनट में बाहर का काम करी आई। इससे क्या होगा, कंप्यूटर मेरा बंद भी नहीं होगा, उस 2-2 मिनट के लिए मेरी अलग इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती जाएगी। तो कोशिश करो कि आप जो कंप्यूटर का काम करो वो लगातार बेसिस पे करो, बाकी का काम आप बाद में करो। जब भी आपको पॉसिबल हो तब आप ऐसी डिवाइस खरीदो जिसका एक से ज्यादा काम कर सकती हो। ऐसी डिवाइस खरीदो जो एक से ज्यादा काम कर सकती हो, जैसे कि मल्टीपर्पज प्रिंटर्स होते हैं। प्रिंटर खरीदो तो प्रिंटर ऐसा होना चाहिए जिसमें अपन फोटोकॉपी भी निकाल सके, प्रिंट भी निकाल सके, उससे फैक्स भी भेज सके। मतलब वो एक प्रिंटर एक से ज्यादा काम कर सके, सिर्फ वो प्रिंटिंग का काम ना करे। उससे क्या होगा, हमारे बेनिफिट होगा, हमारी एनर्जी कम कंज्यूम होगी। आप जो पेरिफेरल, जो भी प्रिंट पावर अप पावर डाउन होना चाहिए। जब यूज में आ रहा है तब तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी वो ले ले, और जैसे वो यूज में नहीं आ रहा तो अपने आप ही वो बंद हो जाए, ऐसा होना चाहिए। एम्प्लॉय ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स फॉर कंप्यूटिंग वर्क स्टेशन, ये वाला छोड़ दो पॉइंट। Adapt more of web conferencing offers instead of traveling to meeting in order to go green and save energy। कोशिश करो वेब कॉन्फ्रेंसिंग करने की, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने की कोशिश करो, ना कि आप ट्रैवल करके वहां तक जा रहे हो। ट्रैवल करके जाओगे तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा होएगा, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा आपका। तो वो की जगह आप किसकी कोशिश करो, आप वेब कॉन्फ्रेंसिंग की कोशिश करो। तो ये सारे क्या होते हैं, एंड कंजर्व एनर्जी, एनर्जी बचाई। तो अपन ने क्या पढ़ा, ग्रीन कंप्यूटिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस पढ़ी कि किस तरीके से हम ग्रीन कंप्यूटिंग में काम कर सकते हैं। पहला है अपना, इसकी मेमोरी टेक्निक है पर, पी स्टैंड्स फॉर डेवलप अ ग्रीन कंप्यूटिंग प्लान। सबसे पहले प्लान बना रहे हैं। प्लान कौन बना रहा है, स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर क्या क्या चीज का प्लान बना रहा है, चेकलिस्ट, डिस्पोजेबल, रिसाइकलिंग, उसके कोई रिकमेंडेशंस हैं क्या कि कैसे डिस्पोज करना है, एंड गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस है। वो अपने आईटी डिपार्टमेंट को एनकरेज करेगा कि ज्यादा से ज्यादा आपको ग्रीन कंप्यूटिंग पे काम करना है। ऑनगोइंग कम्युनिकेशन, लगातार कम्युनिकेशन होना चाहिए। एंड उसके पास ऐसी कोई पॉलिसी है क्या जिसमें ऐसा लिखा हुआ हो कि पावर कंजम्पशन कम होना चाहिए, पेपर यूज कम होना चाहिए, नया सामान कैसे खरीदना है, ये सब चीजों की पॉलिसी है या नहीं है। इसमें से 1-2 पॉइंट छूटे हैं तो छूट सकते हैं, मन से लिखना चाहो तो थोड़ा लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका रिसाइकिल। रिसाइकिल कैसे करोगे, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस रिसाइकिल कर देंगे अपन। मैन्युफैक्चरर्स एंड ऑफ दी, मतलब उसको ऐसा सेफ बनाए कि उसको आसानी से अपन डिस्पोज कर सके।
और जो भी अनवांटेड आप चीजें डिस्कार्ड करो उसको ऐसे डिस्कार्ड करो कि एनवायरनमेंट को नुकसान कम से कम हो। नेक्स्ट क्या है, एनवायरनमेंट साउंड परचेज डिसीजन। आप परचेज जो भी सामान खरीद रहे हो वो एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए खरीदो, इजी डिस्पोजेबल हो, मैन्युफैक्चरर ढूंढो जिसने ग्रीन कंप्यूटिंग बनाया उसी से सामान खरीदो, और सर्वर स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन काम में लेने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्या है, पेपर का काम कम लो, ईमेल करो, ट्रैक चेंजेस काम में लो, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस होना चाहिए, ऑनलाइन मार्केटिंग होनी चाहिए, वो सस्ती भी है और जो फास्ट भी है, और पेपर का कम यूज होना चाहिए, प्रिंटिंग दोनों तरफ हो, फॉन्ट साइज छोटा हो, मार्जिन ज्यादा ना हो, जितना जरूरत उतना ही प्रिंट करवाओ, फालतू की चीजों को प्रिंट करवा करवा के अपने पास मत रखो। देन नेक्स्ट क्या है, कंजर्व एनर्जी, एनर्जी बचाओ, एलसीडी काम में लो ना कि सीआरटी मॉनिटर्स काम में लो। देन नोटबुक कंप्यूटर्स काम में लो ना कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स काम में लो। जब काम में नहीं आ रही तो अपनी हार्ड ड्राइव बंद हो जानी चाहिए, अपना सीपीयू बंद होना चाहिए, कंप्यूटर बंद हो जाना चाहिए, प्रिंटर बंद हो जाना चाहिए, हर चीज बंद हो जानी चाहिए जब भी आपकी कुछ इनएक्टिविटी हो रही है। तो मल्टीपल यूज डिवाइस खरीदो, कंटिन्यू बेसिस पे कंप्यूटर का काम में लो, वेब कॉन्फ्रेंसिंग करो ना कि ट्रैवल कर कर कॉन्फ्रेंस करो। तो क्या क्या हेडिंग्स हैं, अपन ने क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस में पढ़ा। पहला है प्लानिंग, देन पेपर यूज, देन परचेस, देन रिसाइकल एंड कंजर्व एनर्जी। ये अपन ने कर लिया ग्रीन कंप्यूटिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस। देन ग्रीन आईटी सिक्योरिटी सर्विस, ग्रीन आईटी सिक्योरिटी सर्विस एंड चैलेंजेस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन सिक्योरिटी आर टू, हम ग्रीन सिक्योरिटी क्यों लगाते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम ये देख पाए जो एक्चुअल सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जो एक्चुअल सिक्योरिटी लगी भी है वो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रही है, हम ये एनालाइज कर पाए, इस चीज को इवैल्यूएट कर पाए। हमारा एम क्या होता है ग्रीन सिक्योरिटी की, एम ये होता है कि जो एक्चुअल में सिक्योरिटी आपने लगा रखी है वो अभी कितना एनर्जी को कंज्यूम करी है उसको इवैल्यूएट कर पाओ, और नई सिक्योरिटी मैकेनिज्म आप क्या लगाने वाले हो उसके लिए आपने एनर्जी कॉस्ट को देखा है नहीं देखा, स्टार्टिंग से आप ये देख रहे हो नहीं देख रहे कि कितनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा या नहीं करेगा। तो दो इसके एम, दो इसका ऑब्जेक्टिव होता है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो ऑलरेडी लगा हुआ है वो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, और जो नया लगाने वाले उसमें आपने एनर्जी कॉस्ट को कैलकुलेट किया है या नहीं किया। Then IT solution providers are offering green security service in many ways. बहुत सारे तरीकों से ग्रीन सिक्योरिटी सर्विसेज मिल सकते हैं। What to look in green security products, हमें क्या देखना है जब भी हम ग्रीन प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं तो क्या देखना चाहिए। The challenges in the security service market, क्या क्या challenges हैं, and how security service, छोड़ दो या तो ये कोई काम का नहीं है। The basic aim is to increase customer energy savings through green security service and access that how sustainable computing technology can immediately help the environment. हम अगर अच्छे से काम में लेते हैं तो किस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को हेल्प मिल सकती है, ये बेसिक एम हमारा होता है इसके अंदर। Then next टेक्नोलॉजी अपन पढ़ेंगे, अपन ने पढ़ लिया ग्रीन कंप्यूटिंग। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। नाम से समझ में आता है, ब्रिंग योर ओन डिवाइस मतलब खुद की डिवाइसेस पे आप काम कर सकते हो। देखो ऑर्गेनाइजेशंस, वैसे तो आज भी ऐसा ही होता है, ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं कि आके हमारे कंप्यूटर या हमारे लैपटॉप पे काम करो, पर कई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो आपको फ्री छोड़ देती हैं कि आपकी इच्छा हो तो आप अपने फोन पे काम करो, आपकी इच्छा हो तो आप खुद के लैपटॉप पे काम करो। आपको ऑर्गेनाइजेशन की डिवाइसेस को काम यूज में लेकर उस पर काम करने की जरूरत नहीं है, आप खुद की डिवाइस लाओ ऑफिस के अंदर और खुद की डिवाइस पे आप काम करो। इस कंसेप्ट को क्या कहा जाता है, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। बहुत जगह ये वाला कंसेप्ट भी काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे और एम्प्लॉइज जो है वो खुद के स्मार्टफोन्स, खुद के लैपटॉप्स काम में लेते हैं, बिजनेस के पर्पस के लिए खुद का काम लेते हैं। चाहे वो खुद का स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, उसी को वो कॉर्पोरेट नेटवर्क से कनेक्ट कर लेते हैं, उसी को वो कंपनी के नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं ताकि कंपनी का काम कर सके। इससे क्या हुआ, फ्लेक्सिबल हो गया,
एम्प्लॉयज जो है वो मोबाइल हो गए, कहीं से कभी भी कोई भी काम कर सकते हैं और रिक्वायर्ड वर्किंग आवर्स से ज्यादा काम कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस जाकर ऑफिस पे डिवाइस पे ही काम करते हो तो आपको सुबह 10 से 5 है तो 10 से 5 ही काम कर पा रहे हो। तो अगर आप खुद के कंप्यूटर या खुद के लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो घर आकर भी उस लैपटॉप पे ऑफिस का काम आप कर सकते हो। तो ब्रिंग योर ओन डिवाइस मतलब यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिल रही है कि आप खुद की डिवाइस लेकर जाओ और ऑफिस में उसको काम करो। ऑफिस के नेटवर्क से आप खुद की डिवाइस को कनेक्ट करके उस पर काम कर सकते हो। देन एडवांटेजेस, इसके फायदे क्या हुए, इसकी मेमोरी टेक्निक लिखो, एडवांटेजेस ऑफ BYOD के। हैप्पी एम्प्लॉय, इसकी मेमोरी टेक्निक लिखो, हैप्पी एम्प्लॉय कैन रिड्यूस कॉस्ट, increase efficiency by adopting new technology. Happy employee can reduce cost, increase efficiency by adopting new technology. तो हैप्पी एम्प्लॉय एक है रिड्यूस, एक है आपका कॉस्ट, एक है आपकी इंक्रीज एफिशिएंसी बाय अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, हैप्पी एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय खुश होगा वो उसकी वजह से कॉस्ट कम आएगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी बाय अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है तो आपकी कॉस्ट भी कम आएगी और आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो पहला इसका एडवांटेज है हैप्पी एम्प्लॉय। एम्प्लॉइज यहाँ पे खुश होंगे या दुखी होंगे जब वो खुद की डिवाइस पे काम कर रहे हैं? खुश होंगे, क्योंकि हर जने को पसंद होता है कि मैं मेरी डिवाइस पे काम करूं, मुझे कोई एक्स्ट्रा डिवाइस कैरी ना करना पड़े। सपोज अगर ऑर्गेनाइजेशन अलाउ कर रखा है कि आप खुद के लैपटॉप पे भी काम नहीं, आप सिर्फ ऑफिस के लैपटॉप पे काम कर सकते हो, तो ऑफिस जाते वक्त आपको ऑफिस का लैपटॉप भी ले जाना पड़ेगा। और मुझे अगर कोई पर्सनल, मैंने सोचा लंच ब्रेक में मैं मेरा पर्सनल काम करना चाहती हूँ तो मुझे खुद का लैपटॉप भी कैरी करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको कोई एक्स्ट्रा डिवाइस को कैरी करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही डिवाइस से सारा काम कर सकते हैं। तो बहुत एम्प्लॉइज जो है वो बहुत खुश हो जाएंगे। लोअर आईटी बजट, आईटी बजट मतलब यहाँ पे मैं रिड्यूस कॉस्ट की बात कर रही हूँ। रिड्यूस कॉस्ट में अपन किसकी बात कर रहे हैं? आईटी बजट। कंपनीज का जो आईटी बजट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का सेटअप करने का जो बजट है वो ज्यादा होगा या कम होगा? पैसा बचेगा, कंपनी का पैसा बचेगा। पहले अगर 50 लोग काम कर रहे थे तो उसको 50 लैपटॉप खरीद कर डालने पड़ रहे थे, अब उसको मुश्किल से 5 लैपटॉप खरीद के डालने पड़ रहे हैं, बाकी सारे लैपटॉप्स वो खुद अपना लेकर आ रहा है। तो यहाँ फाइनेंशियल सेविंग्स हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि लोग वही काम में ले रहे हैं जो उनके पास ऑलरेडी है, तो उनको लोगों को नई डिवाइसेस दिलवाने की जरूरत नहीं है। देन आईटी रिड्यूस सपोर्ट रिक्वायरमेंट, सॉरी यहाँ पे जो ये रिड्यूस कॉस्ट है, कॉस्ट का मतलब तो है आईटी बजट, चाहे लिख लो आप लोग, कॉस्ट का मतलब है आईटी बजट, और रिड्यूस का मतलब है ये रिड्यूस सपोर्ट रिक्वायरमेंट, reduce support requirement। आईटी रिड्यूस सपोर्ट रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपकी डिवाइसेस खुद की हैं, तो आईटी डिपार्टमेंट को उन सारी डिवाइसेस को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, तो उससे आपकी कॉस्ट बच जाएगी। मेरा कंप्यूटर है तो मैं ही मेंटेन करूंगी, कंपनी उसको मेंटेन क्यों करेगी? मेरे कंप्यूटर को क्यों बार बार अपडेशंस करेगी? तो जब आपको कोई कंप्यूटर को मेंटेन नहीं करना तो उससे आपकी कॉस्ट भी बच जाएगी, तो सपोर्ट रिक्वायरमेंट कम है। अर्ली अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जनरली लोग जब खुद की डिवाइसेस होती है उसमें तो नई टेक्नोलॉजी बहुत आसानी से सीख जाते हैं, नई टेक्नोलॉजी पे काम करना पसंद करते हैं खुद की डिवाइसेस पे तो, और जो ऑर्गेनाइजेशन की डिवाइस होगी उसमें नया हम जल्दी से सीखना पसंद नहीं करते। तो यहाँ लोग प्रोएक्टिव होते हैं। प्रोएक्टिव मतलब किसी भी चीज के लिए फर्स्ट स्टेप लेना, उसको क्या कहा जाता है? प्रोएक्टिव कहा जाता है। नई टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए लोग क्या होते हैं यहाँ पे? प्रोएक्टिव होते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा नई टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा नई टेक्नोलॉजी सीखेंगे और उस पर काम करने की कोशिश करेंगे, तो उससे क्या होगा? उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। एंड लास्ट है इंक्रीज्ड एम्प्लॉय एफिशिएंसी, उसकी काम करने की कैपेबिलिटी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही बच्चों? उसकी काम करने की कैपेबिलिटी बढ़ रही है जब वो खुद की डिवाइस पे काम करता है तब, तो उसको कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं है।
ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। BYOD के क्या एडवांटेजेस हैं? हैप्पी एम्प्लॉय कैन रिड्यूस कॉस्ट, इंक्रीज एफिशिएंसी बाय अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। पहला क्या है? हैप्पी एम्प्लॉय, लोग खुश हैं क्योंकि उनको एक ही डिवाइस कैरी करनी है, अब 2 डिवाइसेस कैरी करने की जरूरत नहीं है। कैन रिड्यूस, रिड्यूस मतलब लोअर IT बजट, यहाँ पे कंपनीज को फाइनेंशियल सेविंग्स होंगी क्योंकि उनको इतना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने की जरूरत नहीं है। रिड्यूस, रिड्यूस मतलब रिड्यूस सपोर्ट रिक्वायरमेंट, IT डिपार्टमेंट को सपोर्ट मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, वो सपोर्ट मेंटेनेंस नहीं देगा, जब सपोर्ट मेंटेनेंस नहीं देगा तो उसकी कॉस्ट भी बचेगी। नेक्स्ट क्या है? अर्ली अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, आप अपनी कंप्यूटर्स में प्रोएक्टिव होते हो नई टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। एंड इंक्रीज एम्प्लॉय एफिशिएंसी, एम्प्लॉय ज्यादा खुश होकर काम कर पा रहा है तो उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। ठीक है। देन इमर्जिंग BYOD थ्रेड्स, BYOD के कुछ थ्रेड्स भी हैं, थ्रेड्स भी इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो BYOD के थ्रेड्स भी हैं। इसकी थ्रेड की मेमोरी टेक्निक क्या है? इंडिया। मेमोरी टेक्निक क्या है? इंडिया। इसमें जो ये वाला आई है ये साइलेंट है, इस आई का कोई मतलब नहीं है, इसमें मेमोरी टेक्निक है इंडिया, एक आई साइलेंट है, बाकी INDA इससे मेमोरी टेक्निक है। चलो, इमर्जिंग BYOD थ्रेट्स। पहला थ्रेट है नेटवर्क रिस्क, दैट इज लैक ऑफ डिवाइस विजिबिलिटी। सबसे बड़ा रिस्क क्या है? नेटवर्क का रिस्क होता है। अगर कंपनी है, उस कंपनी ने कहा कि मेरे पास 50 लैपटॉप है, अगर आपको काम करना है तो मेरे लैपटॉप पे आकर काम करना पड़ेगा। अगर उस कंपनी में कोई भी वायरस आ जाता है, काम करते वक्त कोई वायरस आ जाता है, तो वो कंपनी उन 50 लैपटॉप को स्कैन कर देख सकती है, क्योंकि उसको पता है यही 50 लैपटॉप थे जो नेटवर्क से कनेक्टेड, तो स्कैन कर पता चल जाएगा कि किस कंप्यूटर की वजह से उसके अंदर वायरस आया। पर अब मैंने BYOD कर दिया, BYOD मतलब ब्रिंग योर ओन डिवाइस। हो सकता है जो पर्सन ए था उसके पास 2 तो लैपटॉप थे और उसके पास 2 स्मार्टफोन थे जिससे वो काम कर रहा था, और कंपनीज ने क्या किया, उसके 2 लैपटॉप्स को तो स्कैन कर दिया, कोई वायरस आया था, पर 2 स्मार्टफोन को कंपनी स्कैन करना भूल गई। तो यह सबसे बड़ा इश्यू होता है कि कंपनी को ये ही नहीं पता कि उसके नेटवर्क से कौन सी डिवाइसेस कनेक्टेड है या कितनी डिवाइसेस कनेक्टेड है। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कंपनी किस डिवाइस को स्कैन करे उसको ये नहीं पता, ये नहीं पता कि पहले तो उसको पता था इन 50 को ही मुझे स्कैन करना पड़ेगा, अब उसको ये नहीं पता कि मुझे टोटल कितनी डिवाइसेस को स्कैन करना है, टोटल कितनी डिवाइसेस हैं जो मेरे नेटवर्क से कनेक्टेड है, उसका उसको कोई कंप्लीट विजिबिलिटी नहीं होती, उसको ये क्लियर नहीं पता होता। तो सबसे बड़ा रिस्क क्या है? नेटवर्क का रिस्क हो सकता है, लैक ऑफ डिवाइस विजिबिलिटी, मुझे ये नहीं पता कि कितनी डिवाइसेस मेरे नेटवर्क से कनेक्टेड है, मुझे कौन सी डिवाइस को स्कैन करना है और कौन सी डिवाइस मेरी छूट जाएगी, ये सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम हो सकती है BYOD की। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिवाइस रिस्क, नेक्स्ट है आपका डिवाइस रिस्क। इसमें एक लाइन लिखो डिवाइस रिस्क के अंदर, लॉस्ट और स्टोलन डिवाइस, लॉस्ट और स्टोलन डिवाइस can result in an enormous financial and reputational embarrassment, can result in an enormous financial and reputational embarrassment to an organization as the device may hold sensitive corporate information, डिवाइस रिस्क क्या बोलता है? अगर डिवाइस खो गई, सपोज मैंने अलाउ कर रखा है ब्रिंग योर ओन डिवाइस, आप खुद की डिवाइसेस पे काम कर सकते हो। कोई एम्प्लॉय अपने लैपटॉप पे ऑफिस का काम कर रहा है, घर आते वक्त उसका लैपटॉप चोरी हो गया,
तो उसका लैपटॉप 2 लाख रुपए का था, उसको उसका नुकसान नहीं है, 2 लाख का लैपटॉप गया जो गया, पर उसके अंदर जो डेटा था मेरे सॉफ्टवेयर का वो 2 करोड़ का डेटा था। कोई सॉफ्टवेयर जो बन रहा था वो 2 करोड़ का सॉफ्टवेयर था। वो डेटा लीक होने का सबसे बड़ा डर होता है। आपका फोन खो जाता है तो आपको दुख नहीं होता, आपके अंदर उसके अंदर का जो डेटा खो जाता है उसका आपको ज्यादा दुख होता है। फोन तो गया जो गया, फोन तो दोबारा आ जाएगा, पर जो डेटा होता है वो दोबारा नहीं आता। तो डिवाइस रिस्क, लॉस ऑफ डिवाइस, अगर डिवाइस खो गई, विद ईज एक्सेस टू कंपनी ईमेल्स एज वेल एज कॉर्पोरेट इंट्रानेट, आप अपनी डिवाइस से कंपनी के ईमेल्स और कंपनी का जो इंट्रानेट है, कंपनी के अंदर का नेटवर्क आसानी से एक्सेस कर पा रहे हैं। कंपनी के ट्रेड सीक्रेट्स जो है वो आसानी से रिट्राइव किए जा सकते हैं, कोई भी हैकर उसको आसानी से निकाल सकता है। कंपनी के इंट्रानेट की हेल्प से कंपनी के ईमेल को एक्सेस कर सकता है कि डिवाइस खो गई तो रिट्राइव निकालना। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन रिस्क। इसके अंदर लिखो एक लाइन, 2-3 लाइनें हैं, लिखो एप्लीकेशन रिस्क के अंदर। A related report revealed that a majority of employee phones and smart devices that were connected to the corporate network were not protected by security software. Full stop. Neither employee secures nor organization secures. Neither employee secures nor organization secures. Were not protected by security software. A related report revealed that a majority of employee phones and smart devices that were connected to the corporate network were not protected by security software. देखो होता क्या है, neither employee secures nor organization. अगर मेरा लैपटॉप है ऑर्गेनाइजेशन ने कहा आप खुद के लैपटॉप पे काम कर सकते हो। अब मेरा लैपटॉप है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है या ऑर्गेनाइजेशन की उसकी सिक्योरिटी की? ऑर्गेनाइजेशन तो सोचेगी भाई उसका लैपटॉप है तो उसकी जिम्मेदारी, एंटीवायरस वो खुद लगाएगा। मैं सोचूंगी इस लैपटॉप पे काम तो ऑर्गेनाइजेशन का हो रहा है, कंपनी का हो रहा है, तो मैं क्यों पैसा खर्च करूं एंटीवायरस पे? उसको पैसा देना चाहिए अगर इसको लैपटॉप पे सिक्योरिटी देनी है। मेरा क्या नुकसान, अगर खो जाएगा तो उसका डेटा खोएगा। तो यहाँ सबसे बड़ा रिस्क यही होता है कि अगर कोई वायरस, कोई मालवेयर का रिस्क होता है। आप जितना ज्यादा मोबाइल यूसेज करते हो, मतलब जितना ज्यादा स्मार्टफोन्स या लैपटॉप्स का काम में लो, तो उतना ज्यादा मोबाइल वनरेबिलिटीज भी आपकी आती हैं। तो ये क्लियर नहीं है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है उस डिवाइस की सिक्योरिटी के लिए, या तो ऑर्गेनाइजेशन या यूजर। यूजर सोचेगा ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है, ऑर्गेनाइजेशन सोचेगा यूजर रिस्पॉन्सिबल है। तो ये आपका रिस्क हो सकता है। एंड लास्ट रिस्क क्या है इसका? इम्प्लीमेंटेशन रिस्क। Implementation risk, BYOD पॉलिसी। अगर
जब अपन BYOD को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और उसकी जो पॉलिसी बनाई है कि इस तरीके से आप अपनी डिवाइसेस को लाकर इस पे ऐसा काम कर सकते हैं और इसको कोई और ऑफिस के बाहर किसी और पर्पस के लिए काम में नहीं ले सकते, या जो भी आप पॉलिसी बना रहे हो, अगर वो पॉलिसी वीक है तो आपका जो नॉलेज है या जो आपका डेटा, जो असेट्स होती है ऑर्गेनाइजेशन की, वो आपका लॉस हो सकता है कि आपकी डिवाइस का मिसयूज हो जाए। अगर आपकी पॉलिसी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसमें आप लोगों को समझा नहीं पाओगे क्लियरली कि आपको इस डिवाइस के साथ यही काम करना है या ये काम आप इस पे नहीं कर सकते। अगर नहीं समझा पाओगे तो उस डिवाइस का मिसयूज हो सकता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गए? तो ये सारे थ्रेड्स थे अपने BYOD के। इसकी मेमोरी टेक्निक क्या थी? इंडिया। I stands for इम्प्लीमेंटेशन रिस्क। इम्प्लीमेंटेशन मतलब जब अपन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पॉलिसी बनाई, अगर वो पॉलिसी आपकी वीक है, वो पॉलिसी आपने अच्छी नहीं बनाई, तो आप लोगों को क्लियरली नहीं समझा पाओगे कि आपको उस डिवाइस के साथ क्या करना है। अगर लोगों को समझ में नहीं आएगा तो हो सकता है वो डिवाइस का मिसयूज हो जाए। IN स्टैंड्स फॉर नेटवर्क का रिस्क। नेटवर्क का रिस्क मतलब मुझे ये नहीं पता कि कितने कंप्यूटर्स उस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। अगर कोई वायरस आ गया तो मैं कंप्यूटर्स को स्कैन नहीं कर सकती क्योंकि मुझे विजिबिलिटी नहीं है डिवाइसेस की। IND मतलब डिवाइस का रिस्क। डिवाइस रिस्क मतलब अगर डिवाइस खो गई तो उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी लीक आउट हो सकती है। आपका फाइनेंशियल डेटा, आपके कंपनी का ईमेल, कुछ भी नुकसान हो सकता है। एंड लास्ट इज ए मतलब एप्लीकेशन रिस्क, कि कोई वायरस आ गया तो उस वायरस के लिए जो एंटीवायरस लगा रहे हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी है? ऑर्गेनाइजेशन की है, यूजर की है? ये कोई क्लियर नहीं होता। बोलो लक्ष्य। BYOD के अंदर जो डिवाइस होते हैं उनको सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्रोवाइड करवाता है, एम्प्लॉय खुद प्रोवाइड करते हैं? तो यही तो इसका रिस्क है, क्योंकि वो क्लियर नहीं होता इस पॉलिसी के अंदर कि मैनेजमेंट प्रोवाइड करवाएगा या एम्प्लॉय खुद प्रोवाइड करवाएगा सिक्योरिटी को। कोई ना कोई तो करवाता ही होगा ना। हाँ, तो वो तो जो कंपनी यूज में लेती होगी BYOD को, वो लिखती होगी या वो पहले बताती होगी अपने, या तो एम्प्लॉय से करवानी तो एम्प्लॉय को बोलती होगी, खुद करती होगी तो खुद करती होगी। बट अपन तो ये कंसेप्ट पढ़ रहे हैं कि अगर ये कंसेप्ट है तो ये वाला रिस्क आपका आ सकता है। ठीक है, क्लियर? यस मैम। मतलब मोबाइल से आने वाली जो दिक्कतें हैं, मोबाइल मतलब स्मार्टफोन टैबलेट्स की बात कर रही हूँ, वो भी साथ साथ बढ़ रही है। जितना ज्यादा आप लैपटॉप काम में लोगे उतना ही ज्यादा नुकसान है। एक तो अपन कंप्यूटर पे, उसी कंप्यूटर पे जाकर काम करते तो नुकसान कम होता, और एक कोई भी बंदा कहीं से किसी भी डिवाइस के थ्रू उसको एक्सेस कर पा रहा है तो उससे होने वाले नुकसान भी बढ़ते जा रहे हैं। क्लियर, समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो क्या बेनिफिट्स पढ़े अपन ने BYOD के? Happy employee can reduce cost, increase efficiency by adopting new technology. हैप्पी एम्प्लॉय का मतलब हैप्पी है क्योंकि उसको दो डिवाइसेस कैरी नहीं करनी पड़ी। रिड्यूस मतलब रिड्यूस सपोर्ट रिक्वायरमेंट, IT डिपार्टमेंट को मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है तो उनसे उनका पैसा बचेगा। कॉस्ट का मतलब बजट। फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे क्योंकि इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने की जरूरत नहीं है। देन रिड्यूस कॉस्ट, इंक्रीज एफिशिएंसी। इंक्रीज एफिशिएंसी मतलब ज्यादा अच्छे से नई टेक्नोलॉजी पे काम कर पाएंगे, ज्यादा सीख पाएंगे। प्रोएक्टिव है हर चीज के लिए, नया सीखने के लिए। बाय अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, आप अपने डिवाइस पे नई टेक्नोलॉजी पहले लगाते हो और उसको जल्दी सीखने की कोशिश करते हो। देन अपन ने पढ़ा इसके थ्रेड्स क्या है? इंडिया। I स्टैंड्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन रिस्क। इसमें क्या पॉइंट आएगा? BYOD पॉलिसी। नेक्स्ट, N मतलब नेटवर्क रिस्क, मतलब लैक ऑफ विजिबिलिटी, पता नहीं है कितनी डिवाइसेस कनेक्टेड है। नेक्स्ट, डिवाइस रिस्क, अगर डिवाइस खो गई तो रेपुटेशन का नुकसान, पूरा डेटा का नुकसान। देन एप्लीकेशन रिस्क, मतलब इसमें वायरस की बात की, मालवेयर की बात करी गई है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट कंसेप्ट। अभी तक अपन ने आज दो टेक्नोलॉजीज पढ़ ली, तो ग्रीन कंप्यूटिंग और एक BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी अपन पढ़ेंगे दैट इज वेब 3.0। ये मैं पहले समझा देती हूँ, फिर कुछ लिखवाऊंगी, फिर पढ़ेंगे। सबसे पहले आया था आपका वेब 1.0, समझो पहले फिर लिखेंगे।
सबसे पहले जो कंसेप्ट, सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी आई थी इस एरा में, दैट इज वेब 1.0। 1.0 का मतलब होता है वन वे, मतलब बताने वाला सिर्फ बता रहा है और सुनने वाला सिर्फ सुन रहा है। जैसे कंपनीज है, आपकी ICAI है, ICAI वेब 1.0 पे काम करती है। ICAI को बताना है कि मेरा एग्जाम की डेट 15 मई से शुरू हो रही है, तो उसने सिर्फ ये इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे डाल दी। हम सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर मेरा मन करेगा इस इंफॉर्मेशन पे अपना फीडबैक देने का, तो मैं वो नहीं दे सकती। अगर मुझे ICAI को बोलना है अरे 15 की जगह प्लीज 20 से कर दो, मेरी तैयारी नहीं है, तो मैं ICAI को ईमेल कर सकती हूँ, पर उसी वेबसाइट पे वहीं पे जहां उसने वो इन्फॉर्मेशन दी है वहां पे उसने चैटिंग का ऑप्शन नहीं दिया कि मैं हाथ क्या तुरंत उसको ऑप्शन, उसको फीडबैक दे सकूं। दैट इज 1.0। वेब 2.0, 2.0 का क्या होता है? टू वे। आप जो लिखा है उसको पढ़ भी सकते हो, और आप अपना कुछ फीडबैक देना चाहते हो, अपना कुछ बोलना चाहते हो तो बोल भी सकते हो। जैसे कि आपका YouTube होता है, जैसे कि आपका YouTube होता है। YouTube मुझे कोई सॉन्ग दिखा रहा है, मैं देख सकती हूँ, सॉन्ग दिखा रहा है मैं देख सकती हूँ। वो सॉन्ग के लिए मुझे लिखना है कि ये सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है, बेस्ट सॉन्ग है, या ये सॉन्ग बहुत बोरिंग है, या कुछ भी मुझे उस पर कमेंट करना है, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। मैं जो वो दिखा रहा है मैं देख भी सकती हूँ, और मुझे अगर उसको कुछ बोलना है यूट्यूब को, तो मैं हाथ की हाथ बोल भी सकती हूँ। इसको क्या बोलते हैं? वेब 2.0। नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई वेब 3.0। YouTube is 3.0 also। YouTube आपका 1.0 भी है, YouTube 2.0 भी है, YouTube 3.0 भी। 1.0 YouTube दिखा रहा है, मैं देख पा रही हूँ। 2.0 वो दिखा रहा है और मैं अपना फीडबैक भी दे पा रही हूँ। 3.0 में क्या होता है कि थ्री वे हो गया, थ्री वे हो गया। थ्री वे का मतलब क्या होता है कि वो जो दिखा रहा है वो मैं देख पा रही हूँ, उसने सॉन्ग दिखाया, मैं सॉन्ग देख पा रही हूँ, मुझे कुछ उसको फीडबैक देना है, मैं उसको लिखकर बता पा रही हूँ, प्लस मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है वो भी YouTube एनालाइज कर कर मुझे उसी इंटरेस्ट की बातें दिखाएगा। YouTube पे तो बहुत 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 सारी चीजें होती है, कोई कम चीजें नहीं होती। पर YouTube का जो होम पेज होता है, क्या सबके लिए वो होम पेज सेम होता है? सबके मोबाइल फोन, सबके कंप्यूटर, सबके लैपटॉप पे वो होम पेज सेम दिखता है? नहीं। क्यों? क्या दिखता है? अगर मैं सॉन्ग्स देख रही हूँ और मैं सपोज भजन देख रही हूँ, तो मैं भजन देख रही हूँ तो YouTube के मेरे होम पेज पे भजन वाला मुझे दिखाएगा, उससे रिलेटेड चीजें दिखाएगा कि ये और भजन है, ये और भजन है, ये और भजन है, वो मुझे सजेस्ट करेगा, आप ये देख सकते हो। अगर किसी को बहुत फास्ट वाले सॉन्ग्स पसंद है, हिप हॉप सॉन्ग्स पसंद है, तो उसके होम पेज पे यूट्यूब को हिप हॉप सॉन्ग्स दिखाएगा, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। अगर किसी के यूट्यूब पे बहुत जो बच्चों की राइम्स वगैरह होती है वो चली नहीं है, तो यूट्यूब वैसा उसका होम पेज होगा, ओपन कर दे आपको राइम्स दिखेंगे और उससे रिलेटेड आपको चीजें दिखेंगी। ये होता है वेब 3.0। 3.0 क्या करता है? 3.0 मतलब जो वो दिखा रहा है हम देख पा रहे हैं, हमें कुछ फीडबैक देना है हम दे पा रहे हैं, प्लस मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है वो YouTube अपने आप पता लगा रहा है। मैंने YouTube को बोलकर नहीं बताया मेरा इंटरेस्ट इसमें, वो मेरी सर्चिंग से पता लगाता है, मैंने 3-4 बार क्या देखा होगा उससे उसको पता चलता है इस बंदे का इस चीज में इंटरेस्ट है, और उसी से रिलेटेड वो मुझे इंफॉर्मेशन दिखाता है। इस कंसेप्ट को क्या कहा जाता है? वेब 3.0। आप लोगों ने बहुत बार ये चीज खुद ने फील की होगी। आप गूगल पे कई बार सर्च करते हैं और फेसबुक पे खोलते हैं तो उसी का एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो जाता है। कैसे पता फेसबुक को कि मैंने गूगल पे ये सर्च किया था या मेरा इस चीज में इंटरेस्ट है? क्यों? क्योंकि गूगल किससे कनेक्टेड है? फेसबुक से। गूगल फेसबुक से कनेक्टेड है, फेसबुक एडवर्टीजमेंट दिखा रहा है, गूगल पैसे लेगा फेसबुक से कि मैं आपको इस बंदे का डेटा निकाल कर दूंगा, मैं बताऊंगा इस बंदे को किस चीज में इंटरेस्ट है, आप उसी चीज का एडवर्टीजमेंट उस बंदे को शो करो। जैसे अपना फेसबुक है बच्चों, फेसबुक 1.0 है, 2.0 है या 3.0? 3.0। फेसबुक मुझे दिखाता है, मैं देख सकती हूँ, मुझे किसी को कुछ लिखना है कमेंट में लिख सकती हूँ, प्लस जो फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट दिखाता है, सजेस्टेड फ्रेंड्स, दुनिया में तो करोड़ों लोग फेसबुक से जुड़े हुए हैं, वो सबकी मुझे सजेस्टेड फ्रेंड्स नहीं दिखाता। वो कौन से सजेस्टेड फ्रेंड्स दिखाता है? जो मेरे से रिलेटेड होते हैं थ्रू एंड थ्रू, किसी भी चीजों, किसी भी वे से मेरे से रिलेटेड, उन्हीं को वो सजेस्टेड फ्रेंड्स में दिखाता है। तो फेसबुक भी क्या हुआ? 3.0। जैसे कि एग्जाम्पल, आपने गूगल पे सर्च किया बेबी नेम्स, तो गूगल को पता चल गया कि घर में कोई बच्चा हुआ है या होने वाला है, तभी ये बेबी नेम सर्च कर रहे हैं।
आप फेसबुक पे जाओगे, आप इंस्टा पे जाओगे, आप हॉटस्टार खोलोगे, आप प्राइम खोलोगे, जो भी आप खोलते हो उसका आप जो भी सीरीज देख रहे हो उसमें जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जनरली बहुत बार एडवर्टाइजमेंट वही आ जाते हैं। बहुत बार मुझे फर्स्ट क्राई का एडवर्टाइजमेंट आने लग जाएगा, मुझे हॉपस्कॉच का एडवर्टाइजमेंट आने लग जाएगा। कैसे पता उस हॉटस्टार को कि मेरे घर में बच्चा हुआ है? कैसे पता? गूगल ने उसको बताया कि इसके घर में बच्चा हुआ है, इसके घर में बच्चा होने वाला है। फर्स्ट क्राई को गूगल ने बताया, उसके बदले गूगल ने उससे क्या लिया? पैसा लिया। फर्स्ट क्राई हॉटस्टार पे अपना एडवर्टाइजमेंट डालेगा तो फर्स्ट क्राई मुझे 100 बार अगर एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा तो एक ना एक बार तो मैं फर्स्ट क्राई को विजिट करके और क्या पता उससे कोई सामान खरीद ही लूंगी। ये सब मार्केटिंग टेक्निक्स होती है। ये कंसेप्ट होता है आपका वेब 3.0। इंस्टाग्राम पे आपको वो कंपनी का एडवर्टाइजमेंट आने लग जाता है, फेसबुक पे आने लग जाता है, हॉटस्टार भी, जो भी आप देखते हो, प्राइम, सोनी लिव, जो भी आप देखते हो उन सब पे उसी से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट आने लग जाता है जो आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सर्च किया। व्हाट्सएप क्या होगा? वेब व्हाट्सएप तो 2 ही होगा, व्हाट्सएप पे कोई एडवर्टाइजमेंट कहाँ आता है बच्चों? व्हाट्सएप तो 2 वे हो गया ना, जो आ रहा है वो देख पा रही हूँ, जो मैं मेरा चाहती हूँ मैं लिख भी सकती हूँ, पर मेरा इंटरेस्ट किस चीज में वो एनालाइज कर मुझे सिर्फ उतनी चीजें दिखाना, उसको क्या कहते हैं? 3.0 भी कह देते हैं। तो ये होता है आपका वेब 3.0। तो थोड़ा थोड़ा सा लिख लो, पेपर पे लिख लो, थोड़ा ज्यादा है। 1.0 एग्जाम में कभी लिख कर नहीं आना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। 1.0 2.0 क्या होता है लिखो। वेब 1.0 लिखो, वन वे। वेब 1.0 वन वे, ब्रैकेट, sender can only send comma, receiver can only receive, sender can only send comma, receiver can only receive, no feedback, no feedback. For example, icai.org, for example, icai.org. Web 2.0 two way, read and write, two way, read and write, रीड एंड राइट। वो जो अपलोड कर रहे हैं कॉमा, आप भी कमेंट कर सकते हैं, वो जो अपलोड कर रहे हैं उसको रीड कर सकते हैं और अपन भी अपना कमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा एक्सेट्रा। वेब 3.0 सजेस्टेड में वही वाला डेटा है, सजेस्टेड में वही वाला डेटा है जो आपको पसंद है, जो आपको पसंद है। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब suggested songs, Facebook suggested friends, YouTube suggested songs, Facebook suggested friends। समझ में आ गया कंसेप्ट वेब 3.0 का क्या होता है? वेब 3.0 वेब 3.0 ऑल्सो नोन एज सिमेंटिक वेब, इसको और क्या बोला जाता है? सिमेंटिक वेब बोला जाता है। डिस्क्राइब साइट्स वेयरइन कंप्यूटर्स विल बी जनरेटेड रॉ डेटा ऑन देयर ओन विदाउट डायरेक्ट यूजर इंटरेक्शन। कंप्यूटर खुद डेटा जनरेट करता है, कंप्यूटर खुद पता लगाता है,
खुद कैसे पता लगाएगा? विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी अपन पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी। तो कंप्यूटर खुद पता लगाता है कि मुझे क्या पसंद है, मेरा किस चीजों में इंटरेस्ट है, विदाउट डायरेक्ट यूजर इंटरेक्शन। यूजर से पूछता नहीं आप बताओ आपका किस में इंटरेस्ट है, मेरी सर्चिंग को देखते हुए वो पता लगाता है कि मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है और किस में इंटरेस्ट नहीं है। Web 3.0 uses semantic web technology, drag and drop mashups, user behavior, user engagement, consolidation of dynamic web content depending on the interest of इंडिविजुअल यूजर। यूजर कैसा बिहेव कर रहा है, यूजर किन चीजों में इंगेज है, उन सारी चीजों को कंसोलिडेट करना, मतलब एक जगह पे लेकर आना, इकट्ठा करना। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। तो जो इतना सारा वेब कंटेंट है उसमें से यूजर किन में इन्वॉल्व है, उसका किस में इंटरेस्ट है, उन सबको इकट्ठा करना डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल यूजर इंटरेस्ट। ये यूजर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये सारा डेटा एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है। Web 3.0 technologies uses the data web technology, which features the data records that are publishable and reusable. ऐसा डेटा काम में लिया जाता है, वो आपका फोन ऐसा डेटा काम में लिया जाता है जो पब्लिशेबल हो और जिसको रीयूज कर सके। रीयूजेबल का मतलब बच्चों, जो मैंने गूगल पे सर्च किया उसी का एडवर्टाइजमेंट मुझे फेसबुक पे दिख रहा है, उसी का एडवर्टाइजमेंट मुझे इंस्टा पे दिख रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन मेरी रीयूज हो रही है, दूसरी कंपनी उसको काम में ले रही है ऑन द वेब थ्रू क्वेरिएबल फॉर्मेट। द वेब 3.0 स्टैंडर्ड आल्सो इनकॉर्पोरेट्स द लेटेस्ट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसका एग्जांपल पढ़ लेना, समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो छोड़ देना। इसका एग्जाम्पल आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल क्या है? जो YouTube का कस्टमाइज्ड पेज होता है, YouTube का सबके लिए अपना अपना खुद का जो पेज होता है, कस्टमाइज्ड पेज होता है, उसको वेब 3.0 की वजह से ही वो कस्टमाइज्ड पेज दिखता है। Then components of Web 3.0. Web 3.0 के दो components होते हैं, एक तो सिमेंटिक वेब और एक होता है वेब सर्विसेज। सिमेंटिक वेब्स के लिए थोड़ा थोड़ा लिखो, 4-5 लाइनें हैं तो पेपर पे लिख लो, यहाँ जगह नहीं दिख रही तो। सिमेंटिक वेब के लिए मैं लिखवा रही हूँ। सिमेंटिक वेब मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ? ब्रेन की, जो यूजर को समझेगा, अंडरस्टैंड यूजर के, उसको किस चीज में इंटरेस्ट है, जो चीज ये पता लगाएगी कि यूजर को किस चीज में इंटरेस्ट है, उसको क्या कहते हैं? सिमेंटिक वेब कहा जाता है। इसके लिए लिखो, this provides the web user a common framework that could be used to share, अरे ये तो उसके लिए होगा, आगे वाले के लिए होगा। जो मैं अभी लिखवा रही हूँ वो वेब सर्विसेज के लिए लिखवा रही हूँ बच्चों। सिमेंटिक वेब के लिए तो सिर्फ इतनी सी लाइन लिखनी है, ब्रेन दैट अंडरस्टैंड्स यूजर, और फिर वेब सर्विसेज के लिए लिखो, दिस प्रोवाइड्स द वेब यूजर a common framework that could be used to share and reuse the data across various applications, enterprises. For example, Across various enterprises. various applications, enterprises. For example, Google से Facebook, Google से Make My Trip, जैसे एक वर्ड अपन उसमें पढ़ेंगे रीयूजेबल,
मैंने कहा रीयूजेबल। रीयूजेबल का मतलब क्या हुआ, आपने गूगल पे कोई चीज सर्च की, जैसे कि मैंने सर्च किया बेबी नेम्स, अब मुझे एफबी एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा किसके, फर्स्ट क्राई के। फर्स्ट क्राई का एडवर्टाइजमेंट एफबी पे आने लग जाएगा। सिमेंटिक वेब। सिमेंटिक वेब का मतलब क्या होता है, दिमाग। जो दिमाग ये समझ रहा है कि मुझे किस चीज का इंटरेस्ट है, मुझे क्या पसंद है, सिर्फ जो पसंद जान पा रहा है उस चीज को क्या कह देते हैं, सिमेंटिक वेब कह देते हैं। This allows the data and information to be readily intercepted by the machine. जो भी मैं डेटा डाल रही हूँ या जो भी इंफॉर्मेशन मैं गूगल पे डाल रही हूँ उसको समझना, मशीन उसको समझेगी, so that machines are able to take contextual decisions on their own by finding, combining, acting upon relevant information on the web. जो चीज सिर्फ ये समझ पा रही है कि मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है, उस चीज को क्या कहा जाता है, सिमेंटिक वेब। मेरा इंटरेस्ट गूगल बताएगा फेसबुक को, उसको क्या कह देते हैं, वेब सर्विसेज। तो यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर इंटरेक्शन होता है ओवर द इंटरनेट। गूगल से फेसबुक का इंटरेक्शन हो रहा है ओवर द इंटरनेट, अपने आप ही कंप्यूटर टू कंप्यूटर इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल चाहे मत करना, अपना एग्जाम्पल कर लेना। वेब 3.0 का कंसेप्ट समझ में आ गया। वेब 3.0 क्या होती है। नेक्स्ट है इसके अंदर ही वेब 4.0, नया कंसेप्ट आया है वेब 4.0, उसको इंटेलिजेंट वेब भी कहा जा रहा है। ये क्या है, प्रोएक्टिव, अपने आप ऑटोनॉमस, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, सब कुछ अपने आप कर रहे हैं। कंटेंट एक्सप्लोरिंग, सेल्फ लर्निंग, कोलैबोरेटिव, कंटेंट जनरेटिंग एजेंट्स बेस्ड ऑन फुली मैच्योर्ड सिमेंटिक्स एंड रीजनिंग टेक्नोलॉजी एज वेल एज आर्टिफिशियल। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी अपने आप काम कर रही है, मतलब सब कुछ काम यहाँ पे ऑटोमेटिक हो रहा है, अपने आप कर रही है, अपने आप कंटेंट को एक्सप्लोर कर रही है, सेल्फ लर्निंग कैपेबिलिटी है, वो खुद वो कुछ चीज सीख सकती है। वो जो ये टेक्नोलॉजी है इसमें कंप्यूटर खुद चीजें सीख सकते हैं। बस इसमें एक दो लाइनें याद कर लेना। वेब 5.0, 5.0 क्या होती है, टेलीपैथिक वेब है, सिम्फोनेट वेब है, जो 2030 में आएगी। इसमें क्या होता है, देखो अभी तक क्या हो रहा था, मुझे कंप्यूटर में सर्च करना पड़ रहा था कंप्यूटर को ये बताने के लिए कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। अब 5.0 में क्या हो रहा है, आप अगर सोचोगे ना तो वो कंप्यूटर को पता चल जाएगा, सिर्फ आपका दिमाग, थॉट। मैंने सोचा, मैं रोड पे खड़ी हूँ, मैंने सोचा मुझे ऑटो रोकना है, सिर्फ मैंने सोचा और ऑटो रुक जाएगा, ऑटो को पता चल जाएगा कि उसको ऑटो चाहिए। कैसे, 5.0 कहती है कि आने वाले टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर, आपके दिमाग के अंदर कोई चीज इंप्लांट कर सकते हैं, कोई चिप लगा देंगे, वो चिप नेटवर्क से कनेक्टेड होगी, सारी डिवाइसेस से कनेक्टेड होगी। तो अगर मैं सोचती हूँ कि मुझे ये काम करना है तो अपने आप, मैंने सोचा गूगल खोलना है यार, मैंने मन में सोचा, खोला नहीं, अपने आप कंप्यूटर पे क्या खुल जाएगा, गूगल खुल जाएगा। पर ये बहुत आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी आएगी, अभी ये टेक्नोलॉजी है नहीं। तो यही है आपकी वेब 5.0। क्लियर मैम? वेब 4.0 में क्या है? 4.0 में बच्चों बस एक लाइन याद कर लो। 4.0 मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो ऑटोनॉमस काम करती है, प्रोएक्टिव, कंटेंट को एक्सप्लोर करेगी, सेल्फ लर्निंग, कोलैबोरेटिव, सब मिलजुल कर काम करेंगे, कंटेंट जनरेटिंग एजेंट्स, खुद ही खुद का कंटेंट जनरेट करेगी, उन्हें फुली मैच्योर्ड सिमेंटिक्स। फुली मैच्योर्ड मतलब यहाँ पे और ज्यादा डीपली एनालाइज किया जाएगा कि आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वो चीजें अपन को दिखा देगी। तो सिर्फ ये फर्स्ट लाइन जो है वो इसकी याद कर लो, वेब 4.0 की। करंट टाइम में प्रेजेंट है ये? हाँ, करंट टाइम पे फॉरेन में कहीं पे काम में ली जाती है 4.0। 5.0 अभी तक आई नहीं है टेक्नोलॉजी। ओके, ठीक है, ये हो गया वेब 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 एंड 5.0। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, आज अपन बहुत सारी टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी हम जो पढ़ेंगे दैट इज
दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका मतलब क्या है? चीजों पे इंटरनेट लगा दिया आपने, सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम पे इंटरनेट नहीं है, सिर्फ स्मार्टफोन पे इंटरनेट नहीं है, जो आप डिवाइसेस घर में काम में लेते हैं, ऑफिसेस काम में लेते हैं, उन पे इंटरनेट लगा दिया। जैसे कि अपना एसी है, जैसे कि एसी है, क्या इस एसी को चलाने के लिए मुझे रिमोट की जरूरत है, या मैं मेरे फोन से भी इस एसी को चला सकती हूँ? फोन से। क्यों, कैसे? इंटरनेट, क्योंकि इस एसी में वाईफाई लगा हुआ है, वो वाईफाई मेरे फोन से कनेक्टेड होता है, तो मैं मेरे फोन से उस एसी को ऑन कर सकती हूँ। आजकल घरों में फ्रिज आप फोन से चला सकते हो, ट्यूबलाइट को ऑन ऑफ करना है फोन से कर सकते हो, आपको एसी ऑन ऑफ करना है, टीवी को चलाना है ऑन ऑफ, आप फोन से सारा काम, फोन से या जो भी आपके पास डिवाइस है उसके थ्रू काम कर सकते हो। तो यही क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। थिंग्स मतलब चीजों के ऊपर इंटरनेट लगा हुआ है, चीजों के ऊपर इंटरनेट लगा हुआ है, उसकी वजह से चीजें एक दूसरे से इंटरैक्ट कर पाती हैं, दैट इज नोन एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्लियर? समझ में आ गया? आजकल हर चीज पे इंटरनेट लगा हुआ हो सकता है, हर चीज आप अपने मोबाइल फोन से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आपकी वॉशिंग मशीन है, तो मैंने ऑन कर दी वॉशिंग मशीन, फिर मैं ऑफिस चली गई, 2 घंटे बाद बंद करनी है, तो ऑफिस में बैठी बैठी मेरे फोन से वो वॉशिंग मशीन ऑफ कर सकती हूँ। सीसीटीवी लगा रखे हैं मेरे फोन में, वो सीसीटीवी की वीडियो देख सकती हूँ, चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, उस कोने में बैठी हुई वहां से मैं सीसीटीवी से सुन सकती हूँ कि लोग क्या बातें कर रहे हैं, और वहां का देख सकती हूँ सीसीटीवी पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि सब चीजें एक दूसरे से इंटरनेट से या वाईफाई से एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। इसी को क्या कहा जाता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। ये कहाँ कहाँ काम में ली जा सकती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स? इसके एप्लीकेशंस क्या है? ऑल होम अप्लायंसेस, घर पे जितनी भी चीजें सब जगह काम में ले सकते हो। जो ओनर है वो सीसीटीवी कैमरा पे इंटरनेट लगा सकता है, अपनी वॉशिंग मशीन पे इंटरनेट लगा सकता है, अपना हीटर है उस पे इंटरनेट लगा सकते हो, आपके घर में गीजर है उस पे इंटरनेट लगा सकते हो, आपके घर में सीसीटीवी कैमरा है उस पे आप इंटरनेट से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो। हर चीज में, घर में जितनी भी चीजें, सब पे इंटरनेट लगाया जा सकता है। सेकंड है ऑफिस की मशीनें, जो ऑफिसेज होते हैं वहां पे भी इंटरनेट लगा सकते हैं। जैसे जो कॉफी मशीन है उस पे भी इंटरनेट लगा दिया, उस पे मैं देख सकती हूँ कि मशीन में से कितने लोगों ने आज कितने कप कॉफी पी, कौन आया था कौन नहीं आया था, इन सब चीजों को इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सकता है। या कोई प्रिंटर है तो उस पे भी मैंने इंटरनेट लगा रखा है, तो मैं उससे देख सकती हूँ कि आज इस प्रिंटर से कितने पन्ने प्रिंट आउट निकले हैं। सब चीजों को इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सकता है। गवर्नमेंट भी इसका काम में लेती है लाइव। अभी स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कई कई जगह पे जो डस्टबिन हैं, बड़े बड़े डस्टबिन होते हैं, उनको वाईफाई से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही वो डस्टबिन एक लिमिट तक फुल हो जाएगा, तो जो आपके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है उसके पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी, नोटिफिकेशन चला जाएगा कि ये डस्टबिन फुल होने वाला या फुल हो चुका, कृपया इसको आप आकर खाली कर दें। तो ये उनको कैसे पता चला? वहीं बैठे बैठे उनको पता चल जाएगा कि इस एरिया का ये वाला डस्टबिन फुल हो चुका, हमें जाकर इसको खाली करना है, बिकॉज वो डस्टबिन किससे कनेक्टेड है? इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो ये गवर्नमेंट स्वच्छ भारत के लिए डस्टबिन के ऊपर इंटरनेट लगा सकती है। आजकल आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी, कौन सी, रोबोट मान लो, या फिर वो नहीं कि जिसमें अक्षय कुमार ने हाथ में वो चिप डाल दी थी, हॉलीडे मूवी देखी थी। तो आजकल क्या है, इम्प्लांट जो चिप्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, वो आप अपनी बॉडी के अंदर डाल पाते हैं। मतलब आपकी बॉडी भी अब किससे कनेक्टेड है? इंटरनेट से। उसमें आप लोगों ने देखा था अक्षय कुमार ने अपने हाथ में वो चिप लगा ली थी, तो उसकी वजह से उसके जो एम्प्लॉइज, उसके जो साथ वाले लोग थे, उनको पता था कि वो कहाँ जा रहा है और कैसे जा रहा है। कैसे पता था? थ्रू वाईफाई, इंटरनेट की वजह से उनको ये सब पता था। देन वेरेबल्स मतलब जो एप्पल स्मार्ट वॉचेस होती हैं, आजकल स्मार्ट वॉचेस आपकी हार्ट रेट, आप कितने कदम चले हो, क्या चले हो, बीपी सब पता चल जाता है स्मार्ट वॉच से। तो आप पहन सकते हो, वो चीजें भी आपके इंटरनेट से कनेक्टेड हो सकती हैं। आपकी स्मार्ट सिटी भी हो सकती है। मतलब आपकी सिटी में आपके जो वाटर पंप्स हैं, आपकी एसी, कार, ये सब ट्रैफिक, ये सब चीजें इंटरनेट से कनेक्टेड हो सकती है, इनको आप इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हो। स्मार्ट ग्रिड का मतलब होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात की है। किसकी बात की है? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की यहाँ पे अपन ने बात की है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर्स, वो सब भी आपका इंटरनेट से कनेक्टेड हो सकता है। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी जैसे बंद करनी है तो फोन से ही वो कनेक्शन बंद कर सकते हो, चालू करनी है तो पूरी सिटी का वो फोन से कनेक्शन आप चालू भी कर सकते हो। देन इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स,
ये एप्लीकेशंस है, तो इसमें से आप 2 से 3 एप्लीकेशंस छोड़ भी सकते हैं, बट कोशिश करना पूरी करने की, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा राइट डाउन दी एनी 5 एनी 4 एप्लीकेशंस ऑफ IoT, तो कोई भी लिख सकते हैं उसमें से एप्लीकेशंस। ये सारी एप्लीकेशंस याद करना 100% जरूरी नहीं है। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रीज जो है वो भी इंटरनेट लगा सकती हैं अपनी मशीन्स पे, अपनी डिवाइसेस पे, कि किस मशीन की वजह से कितना पावर जनरेट हुआ, ऑयल कितना हुआ, गैस कितना हुआ, वो सब चीजों पे भी इंटरनेट लगाया जा सकता है। सेंसर्स होते हैं जो सेंसर्स बता देंगे अगर एक टेम्परेचर से बाहर वो मशीन काम करेगी तो सेंसर अपना बच जाएगा, एक प्रेशर अगर उस मशीन पे प्रेशर ज्यादा रहा है तो सेंसर बच जाएगा, किस मशीन का कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, कौन सी मशीन अंडर यूटिलाइज पड़ी है, ये सारी चीजें आप अपने फोन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेट, क्योंकि सब चीजें किससे कनेक्टेड होती हैं, वाईफाई से कनेक्टेड होती हैं। कनेक्टेड कार्स क्या होंगी बच्चों? नेविगेशन कार्स में नहीं होता, नेविगेशन कनेक्टेड होता है, वो बता देता है कि आपको यहाँ मुड़ना है, वहां मुड़ना है, गूगल मैप से वो कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है गूगल मैप से? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, उसमें इंटरनेट लगा हुआ है। कनेक्टेड हेल्थ, डिजिटल हेल्थ, टेली हेल्थ, टेली मेडिसिन, जो भी कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसके थ्रू आप अपना हेल्थ को देख सकते हो। स्मार्ट सेंसर्स लगे हुए रहते हैं उसके अंदर कि पेशेंट सेफ रहे, आपके हेल्दी रहें। कुछ इक्विपमेंट्स को मॉनिटर करने के लिए, जो भी हेल्थ डिवाइसेस के लिए जो मॉनिटर्स होते हैं, बीपी के लिए, शुगर के लिए, कैंसर पेशेंट्स के लिए, एक आजकल एडवर्टाइजमेंट आता है ना कि वो हाथ लगाकर यहाँ पे देखते हैं और फिर देखते हैं कि बीपी कितना है उसके अकॉर्डिंग वो खाना खा सकते हैं, शुगर लेवल कितना है उसके अकॉर्डिंग खाना खा सकते हैं। तो जो हेल्थ इक्विपमेंट्स होते हैं अपन अपनी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए, वो भी डिवाइसेस आपके इंटरनेट से कनेक्टेड हो सकती हैं। स्मार्ट रिटेल मतलब जो रिटेल स्टोर्स है वो भी आपके इंटरनेट से कनेक्टेड हो सकते हैं, कि हमें कब परचेज करना है, चोरी हो रही, मतलब चोरी का ध्यान रखने के लिए चीजों को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि अगर स्टॉक कम होगा तो मेरे फोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा तुरंत कि स्टॉक कम हो रहा है, आपको हाथ के हाथ रीऑर्डर करना है। हाँ, पेमेंट थ्रू मोबाइल भी हो सकता है, ये भी आपका स्मार्ट रिटेल के अंदर आ जाएगा कि आपने जो भी आप पेमेंट करते हो। स्मार्ट सप्लाई चेन का मतलब अगर आपको ट्रैकिंग करनी है कि गुड्स कहाँ तक पहुंचे, कहाँ तक नहीं पहुंचे, तो ये सारी चीजें भी आप इंटरनेट के थ्रू कर सकते हो। कैसे पता रहता है हमें कि सामान यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया? क्योंकि उसका जो फोन, उसकी जो डिवाइस होती है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होती है, इसीलिए तो अपन ट्रैक कर पाते हैं कि सामान कब पहुंचेगा, कितने दिन में पहुंचेगा, कहाँ तक पहुंच चुका है। तो ये सारी क्या है आपकी एप्लीकेशंस ऑफ IoT की, ये सारी डिवाइसेस किससे कनेक्टेड होती हैं? IoT इंटरनेट से कनेक्टेड होती है। इसमें से 2-3 छोड़ सकते हो, इसमें मन से भी चीजें लिख सकते हो, जरूरी नहीं है लाइन टू लाइन चीजें लिखना, इसमें जरूरी नहीं। कंसेप्ट समझ में आ गया? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कंसेप्ट क्या होता है, इसका रिस्क क्या होता है? अब इतनी सारी चीजें अच्छी बताई, हर जगह काम में ले सकते हैं, तो रिस्क भी है। सबसे पहला रिस्क, इसके रिस्क की मेमोरी टेक्निक लिखो, MUTE, म्यूट। मेमोरी टेक्निक लिखो म्यूट। M stands for manufacture, U stands for user, T stands for technology, and E stands for environment. मेमोरी टेक्निक है म्यूट, M stands for manufacture, U stands for user, T मतलब टेक्नोलॉजी एंड E मतलब एनवायरनमेंट। इन 4 लोगों को रिस्क होता है। सबसे पहले प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, जो प्रोडक्ट बना रहा है, जो भी बंदा प्रोडक्ट बना रहा है उसको रिस्क हो सकता है। अगर कोई मैन्युफैक्चरर ऐसा है जो IoT पे काम नहीं करता और आजकल हर चीज में IoT लगा हुआ है, तो हो सकता है कुछ सालों में उसका बिजनेस बंद हो जाए। अगर वो ऐसे डिवाइस बनाता है जिसमें वाईफाई की फैसिलिटी उसने नहीं दे रखी, तो हो सकता है कुछ सालों में वो डिवाइस को आपका काम बंद हो जाए। दूसरा रिस्क है डेटा स्टोरेज एंड एनालिटिक्स। अब ये सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होती है वाईफाई से, तो इन सारी डिवाइसेस का डेटा भी आता है। अगर मैं AC को फोन से ऑन कर रही हूँ, ऑफ कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही, तो इसका सबका डेटा हो रहा है। वो डेटा कहाँ स्टोर होता है? अगर ये AC वर्लपूल का है तो वर्लपूल का जो डेटाबेस होगा, वर्लपूल की जो कंपनी होगी, ओनर होगा, उसका जो डेटाबेस होगा, वहां पे ये सारा डेटा जाकर स्टोर हो रहा है। तो ऐसे मेरे जैसे पता नहीं कितने यूजर्स होंगे और कितनी बार उस चीज को एक्सेस करते होंगे, तो इतना ह्यूज जो डेटा आ रहा है IoT से, उसको सिक्योर रखना, उस डेटा की कोई हैक ना हो जाए, कोई लूज ना हो जाए, ये सब भी उसको ध्यान रखना पड़ता है।
ये उसके लिए बहुत बड़ा रिस्क होता है कि इतना सारा डेटा उसको अपने पास स्टोर कर रखना पड़ता है, जो भी इतना सारा डेटा जनरेट हो रहा है। तो मैन्युफैक्चरर को दो रिस्क हो सकते हैं कि कई मैन्युफैक्चरर हो सकता है बिजनेस से आउट हो जाए, और सेकंड रिस्क क्या है, इतना सारा डेटा को कैसे मेंटेन करें, कहाँ मेंटेन करें ताकि वो सिक्योर रहे, उसमें कोई हैकिंग ना हो सके। रिस्क टू यूजर, आप और हम जैसे लोग जो इस डिवाइसेस को यूज में लेते हैं उनको क्या क्या रिस्क हो सकता है। सिक्योरिटी का रिस्क हो सकता है उनको, अगर सब चीजें नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, सब चीजें नेटवर्क से कनेक्टेड, हो सकता है उनकी डिवाइस को कोई वायरस आ जाए, कोई हैक कर ले, कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक हो जाए। हर चीज नेटवर्क से कनेक्टेड है, फायदा तो है मुझे, पर उसी नेटवर्क को हैकर भी तो हैक कर सकता है। तो हो सकता है किसी ने हैकर ने हैक कर लिया, कोई मेरा कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक आउट हो गया। सेकेंड रिस्क है आपकी, इसकी वजह से प्राइवेसी, ऑटोनॉमी, कंट्रोल सब खत्म हो गया। आपकी पर्सनल लाइफ पब्लिक लाइफ बन चुकी है। पर्सनल लाइफ पब्लिक लाइफ बन चुकी है मतलब सपोज मेरी वॉशिंग मशीन है, मैं उसको मेरे उससे फोन से एक्सेस करती हूँ क्योंकि उसमें वाईफाई लगा हुआ है। मैं सुबह 8 से 9 बजे वॉशिंग मशीन चलाती हूँ, मैं डेली 8 से 9 वॉशिंग मशीन चलाती हूँ, तो ये डेटा उस वॉशिंग मशीन का जो ओनर है उसके डेटाबेस में जाकर ये डेटा स्टोर हो रहा है। मतलब वो जो ओनर है उसको पता है कि मैं कितनी बजे मेरी वॉशिंग मशीन चलाती हूँ। मेरी प्राइवेसी खत्म, मेरी इंडिपेंडेंसी खत्म, उस डेटा पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, वो चाहे वो कंट्रोल कर सकता है। जैसे इसमें एग्जांपल लिया, एक बंदा है जो रात को 12 बजे डेली बर्गर खाता है और एक कोई बॉटल पीता है, ठीक है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ पीता है। अब वो ग्रिलर जो है, बर्गर खाने के लिए ग्रिलर जो गर्म करता है वो अपने फोन से ग्रिलर गर्म करता है, और जो बॉटल ठंडी बॉटल निकालता है, फ्रिज ओपन करता है, वो भी उस फोन से वो फ्रिज ओपन करता है। अब उस बंदे की अगर तबीयत खराब हो गई, कुछ भी हो गया, तो वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी सारा डेटा वेरीफाई करेगी। वो इंश्योरेंस कंपनी देखेगी कि ग्रिलर ये रात को 12 बजे ऑन करता था, मतलब इसकी खाने की हैबिट्स अच्छी नहीं है, इसलिए ये बीमार हुआ, ये ठंडी चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पी रहा था इसलिए ये बीमार हुआ। तो उसको पता चल जाएगा कि मैं कितनी बजे क्या खाती थी, कैसे खाती थी, और मेरी हैबिट्स अच्छी नहीं थी इसलिए मैं बीमार पड़ी। तो इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है मुझे कोई क्लेम ना दे उस चीज का। तो मेरी प्राइवेसी, मेरी ऑटोनॉमी, मेरा कंट्रोल, मेरे डेटा पे मेरा कंट्रोल खत्म हो जाएगा। तो ये रिस्क किसको मिला, यूजर को। नेक्स्ट है इसी के अंदर है, यूजर के अंदर ही है, इंटेंशनल ऑब्सोलेंस ऑफ डिवाइसेस। यूजर के अंदर ही है। यूजर के अंदर 3 रिस्क है, पहले उसको सिक्योरिटी का रिस्क होगा, सेकंड उसको ऑटोनॉमी का रिस्क होगा, थर्ड होगा इंटेंशनल ऑब्सोलेंस ऑफ डिवाइसेस। इंटेंशनल मतलब जानबूझकर उस डिवाइस को ऑब्सोलीट बनाना, जानबूझकर उस डिवाइस को खराब बनाना, दैट इज इंटेंशनल ऑब्सोलेंस ऑफ डिवाइसेस। कई बार क्या होता है, मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर को चाहिए कि सब मेरा जो लेटेस्ट वर्जन आ रहा है वो खरीदें, तो वो क्या करेगा, पुराने वर्जन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, पुराने वर्जन का जो सॉफ्टवेयर था, उसको वो डाउन कर देगा, ठीक है, वो उसके हाथों में सब कुछ है, उसमें वो खुद जानबूझकर कोई वायरस डाल देगा। खुद जानबूझकर वायरस डाल देगा तो लोग उसको यूज में नहीं लेंगे, लोगों को अपने आप ही नई मशीन खरीदनी पड़ेगी, नया वॉशिंग मशीन, नया फ्रिज खरीदना ही पड़ेगा। तो जानबूझकर कई बार क्या करता है, वो उस प्रोडक्ट को खराब कर देता है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को पुराना बना देता है। सेकंड क्या है, सपोज सेकंड क्या है कि सपोज मैंने कोई एसी खरीदा कंपनी ए से, ठीक है, और कंपनी बी ने कंपनी ए को टेक ओवर कर लिया, किसी भी कारण से कंपनी बी ने, ये चल नहीं रहा बच्चों, क्या हो जाता है इस पेन में, ये मेरे से ही होता है और किसी टीचर से, सब में होता है। चलो, कंपनी ए ने, अपन ने एसी खरीदा कंपनी ए से, कंपनी ए को टेक ओवर कर लिया कंपनी बी ने। अब ए वाले में कोई भी दिक्कत आ रही है, ए वाला जो प्रोडक्ट मेरा था उसमें मेरी कोई भी दिक्कत आ रही है, एसी खराब हो गया, तो मैं बी के पास जाऊंगी अब कि भाई मेरा ठीक कर दो। बी वाला कहेगा ये हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, ये कंपनी तो जा चुकी है, अब हम इसको ठीक नहीं करेंगे, आपको चाहिए तो नया एसी ले लो, हमसे ले लो नया एसी। दैट इज इंटेंशनल ऑब्सोलेंस ऑफ द डिवाइस। जानबूझकर उसने मेरी डिवाइस को ऑब्सोलीट बना दिया। पहला तो उसने उसको ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना कर दिया, सेकंड किसी और कंपनी ने किसी और कंपनी को खरीद लिया, तो
जो नई कंपनी है वो उसकी सर्विसेज देने से मना कर देती, तो पुरानी डिवाइस ऑटोमेटिकली मेरी क्या हो गई, ऑब्सलीट हो गई, खराब हो गई, अब इसको यूज में नहीं ले सकती। तो ये 3 रिस्क होते हैं, किसको, यूजर को ये 3 रिस्क फेस करने पड़ते हैं। क्या क्या रिस्क पड़े यूजर के अपने, प्राइवेसी, ऑटोनॉमी एंड इंटेंशनल ऑब्सोलेंस ऑफ द डिवाइस। MUTE अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, रिस्क टू मैन्युफैक्चरर, M से रिस्क टू यूजर, यूजर को रिस्क पढ़ लिया। T रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजी, जमाना, दुनिया बदल रही है, जमाना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी आए दिन नई टेक्नोलॉजी आती है। तो आपने हो सकता है जो भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, जो भी आप IoT के लिए डिवाइस बना रहे हो, उस डिवाइस को बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार प्लेटफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, मतलब उसको बांटना, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को हम मीट नहीं कर पाते, जो नया सॉफ्टवेयर उस पे हम उस चीजों को मीट नहीं कर पाते। तो नई टेक्नोलॉजी पे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे डिवाइस टिकी रहे, वो बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है। लास्ट है एनवायरमेंटल रिस्क ड्यू टू टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट को नुकसान होगा। अगर कोई घर ऐसा है जिसमें हर चीज आपकी वाईफाई से कनेक्टेड है, आप मतलब ट्यूबलाइट भी वाईफाई से ऑन करो, फैन भी वाईफाई से ऑन करो, तो उस घर की जो एयर होगी वो इतनी फ्रेश होगी नहीं, उसमें कोई एमिटेड रेज, आपकी इन सारी डिवाइसेस में एमिटेड रेज निकलती रहती है, तो वो घर का एनवायरनमेंट इतना साफ, इतना शुद्ध नहीं होगा। तो ये 4 रिस्क होते हैं, कौन से, रिस्क टू मैन्युफैक्चरर, रिस्क टू यूजर, रिस्क टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का रिस्क। क्लियर? अब मैं थोड़ा सा सुनना चाहती हूँ बच्चों, फिर पढ़ेंगे। और आज के लिए बस करें। पहले अपन रिवाइज करते हैं जो आज पढ़ा, फिर मैं सुनूंगी। हाँ जी, अपन ने क्या क्या पढ़ा आज? सबसे पहले टेक्नोलॉजी कौन सी पढ़ी? ग्रीन कंप्यूटिंग। क्या होता है ग्रीन कंप्यूटिंग? कि जब भी आप डिजाइन कर रहे हो, उसको यूज कर रहे हो, उसको डिस्पोज कर रहे हो, चाहे सर्वर हो, चाहे हार्डवेयर हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, उसको इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर में उसको बनाओ, उसको यूज में लो। आपको एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर में उसको काम में लेना चाहिए, एनवायरमेंट को नुकसान कम से कम होना चाहिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ग्रीन कंप्यूटिंग का? कि रिड्यूस, किन चीजों का यूज रिड्यूस करें? हजार्डियस मटेरियल, फैक्ट्री वेस्ट रिड्यूस होना चाहिए, और रिसाइक्लेबिलिटी, बायोडिग्रेडेबिलिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट की, और एनर्जी एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, यूटिलाइज ज्यादा से ज्यादा करो प्रोडक्ट को। देन इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस, पहला था पी मतलब प्लान। प्लानिंग इंक्लूड्स चेकलिस्ट, डिस्पोज, रिसाइक्लेबल, रिकमेंडेशंस, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को मोटिवेट करेगा IT डिपार्टमेंट को, और क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्निक्स आप ज्यादा से ज्यादा काम में लो। सेकंड पी क्या था? पेपर, लेस पेपर यूज। आपको पेपर का यूज कम से कम करना चाहिए। कैसे? ऑनलाइन मार्केटिंग, ईमेल करो, इनवॉइस ऑनलाइन होना चाहिए, ट्रैक चेंजेस काम में लो, और प्रिंटिंग दोनों तरफ करो, एक तरफ मत करो। देन पी एक और क्या था? परचेज। आपको खरीदते वक्त ऐसा एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें खरीदो, मैन्युफैक्चरर ऐसा ढूंढो जो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनसे सामान आप खरीदो। सेकंड पीई मतलब कंजर्व एनर्जी, एनर्जी बचाएंगे। एनर्जी कैसे बचाएंगे? LCD काम में लो, ना कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स काम में लो। आप चीजों को बंद कर दो जब वो इनएक्टिव है। क्या क्या बंद करेंगे? मॉनिटर्स, हार्ड डिस्क, CPUs, प्रिंटर्स, और जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, सब चीजों को बंद करो। कंटिन्यू चीजों को काम में लो। वेब कॉन्फ्रेंसिंग करो, ना कि ट्रैवल कर कर आप कॉन्फ्रेंस करो, इससे अपनी एनर्जी बच जाएगी। फिर आर मतलब रिसाइकिल करो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस। जो भी डिस्पोज कर रहे हो एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर में डिस्पोज करो, और जो मैन्युफैक्चरर है वो बनाते वक्त एंड मतलब ऐसा बनाए कि उसको जब हम एंड करें तो सेफली हम उस चीज को एंड कर पाए। क्लियर? देन इसके सिक्योरिटी चैलेंजेस, इसका ऑब्जेक्टिव, इसकी सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि जो ऑलरेडी सिक्योरिटी मैकेनिज्म है वो कितना एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, और जो नया लाने वाले हो उसके एनर्जी कॉस्ट आप कैलकुलेट कर रहे हो या नहीं कर रहे।
देन नेक्स्ट अपनी थी टेक्नोलॉजी दैट इज BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। इसका मतलब क्या है? आप खुद की डिवाइस पे काम कर सकते हो, इससे एम्प्लॉय खुश रहेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो वर्किंग आवर्स से भी ज्यादा टाइम तक काम कर सकता है। इसकी बेनिफिट फ्लेक्सिबल है। इसके बेनिफिट्स क्या है? हैप्पी एम्प्लॉय कैन रिड्यूस कॉस्ट, इंक्रीज एफिशिएंसी बाय अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। हैप्पी एम्प्लॉय मतलब उसको 2 डिवाइसेस कैरी नहीं करना, एक पे काम चल जाएगा। कैन रिड्यूस, रिड्यूस मतलब रिड्यूस सपोर्ट रिक्वायरमेंट, IT डिपार्टमेंट को मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है, उससे पैसा बचेगा। कॉस्ट मतलब लोअर IT बजट, फाइनेंशियल पैसा बचेगा क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप नहीं करना। बाय अडॉप्ट इंक्रीज एफिशिएंसी, इंक्रीज एफिशिएंसी का मतलब क्या है बच्चों? इंक्रीज एम्प्लॉय एफिशिएंसी, एम्प्लॉय खुद की डिवाइस पे काम करेगा तो वो ज्यादा सीख सकता है, ये जो एक पॉइंट था। फिर अर्ली अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, इसमें वो प्रोएक्टिव है नई टेक्नोलॉजी के लिए, वो नई टेक्नोलॉजी पे ज्यादा से ज्यादा काम करना पसंद करेगा। इसके थ्रेड्स क्या थे? इंडिया, आई स्टैंड्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन, मतलब यहाँ पे मेरी पॉलिसी खराब है, पॉलिसी खराब है तो लोगों को मैं सही से समझा नहीं पाऊंगी मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एन मतलब नेटवर्क, नेटवर्क मतलब विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी, मुझे नहीं पता कितनी डिवाइसेस नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो अगर मुझे स्कैन करना है तो हो सकता है कोई डिवाइस छूट जाए। देन डी मतलब डिवाइस का रिस्क, अगर डिवाइस खो गई तो मेरी रेपुटेशन को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, फाइनेंशियल से ज्यादा मुझे गुडविल का नुकसान होगा। नेक्स्ट ए मतलब एप्लीकेशन रिस्क, जो वायरस आ रहा है उसकी जिम्मेदारी, प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसकी है, वो कंफ्यूजन है, वो क्लियर नहीं है। तो ये अपन ने पढ़ लिए BYOD के बेनिफिट्स, BYOD के थ्रेट्स। फिर अपन ने नेक्स्ट टेक्नोलॉजी पढ़ी दैट इज वेब 3.0। क्या होती है ये टेक्नोलॉजी? फ्री वे होता है, मतलब यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट, एक जो भी यूजर का एंगेजमेंट, यूजर का इन्वॉल्वमेंट है, वो सारी चीजें कंसोलिडेट कर उसके अकॉर्डिंग एक डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है। वो किसमें होती है? वेब 3.0 टेक्नोलॉजी होती है। वेब 3.0 के 2 कंपोनेंट्स थे, एक तो सिमेंटिक वेब्स और एक वेब सर्विस। सिमेंटिक वेब्स क्या करता है? अंडरस्टैंड करता है, जो मैं दे रही हूँ मशीन को उसको इंटरसेप्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग डेटा को कलेक्ट करता है। और वेब सर्विसेज मतलब मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, गूगल टू फेसबुक कम्युनिकेशन वेब सर्विसेज के अंदर होता है। वेब 4.0 एक इंटेलिजेंट वेब है जो ऑटोनोमस है, प्रोएक्टिव है, कंटेंट एक्सप्लोरिंग, सेल्फ रनिंग, एक लाइन याद कर लेना। वेब 5.0 को टेलीपैथिक या सिम्बोनेट वेब भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? सोचेंगे वो पता चल जाएगा, जो मेरा दिमाग कहेगा वो उसको पता चल जाएगा और अपने आप काम हो जाएगा। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, आपने सोचा ये ओपन करना है यूट्यूब, तो यूट्यूब ओपन हो जाएगा। आपने सोचा ऑटो रुक जा, तो ऑटो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि एक चिप इम्प्लांटेड है आपके दिमाग के अंदर या आपके शरीर के अंदर, आपकी वो चिप इम्प्लांटेड है, उससे ये काम आपका हो पा रहा है। दैट इज नोन एज वेब 5.0। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी अपन ने पढ़ी दैट इज IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। चीजों के ऊपर इंटरनेट लगा रखा है, जैसे कि वॉशिंग मशीन पे इंटरनेट लगा सकते हो आप, अपनी AC पे, टीवी पे, फ्रिज पे, एक दो नाम लिख सकते हो। कहाँ कहाँ इंटरनेट लगा हुआ है? घर पे, घर पे कहाँ कहाँ लगा सकते हो? वॉशिंग मशीन, टीवी, CCTV कैमरा एक्सेट्रा। ऑफिस, ऑफिस में कहाँ लगा सकते हो? कॉफी मशीन पे या प्रिंटर पे कि कितना प्रिंट आउट आज निकला है। गवर्नमेंट कहाँ लगाएगी? डस्टबिन पे, कि वो फुल होंगे तो अपना नोटिफिकेशन आ जाएगा कि डस्टबिन फुल हो चुका है, इसको खाली करना है। मशीन आजकल इम्प्लांट भी कर सकते हैं, चिप भी डाल सकते हैं, उससे इंसान का पता चल जाएगा, ट्रैक कर सकते हैं वो कहाँ तक पहुंचा। देन वेरेबल्स मतलब स्मार्ट वॉचेस जो होती हैं आपकी। स्मार्ट सिटी मतलब ट्रैफिक लाइट का कंट्रोल आप अपने इंटरनेट से कर सकते हो। स्मार्ट ग्रिड्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल पूरा उससे कर सकता है। कनेक्टेड कार्स, कनेक्टेड कार्स मतलब नेविगेशन से कनेक्टेड है वो कार्स। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रीज की जो मशीन्स है उनका कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, वो सब सेंसर से पता लग सकता है। कनेक्टेड हेल्थ, कनेक्टेड हेल्थ मतलब हेल्थ के जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी आपके वाईफाई से कनेक्टेड हो सकते हैं, उससे पता चल जाएगा बीपी ज्यादा हो रहा है, शुगर ज्यादा हो रही है, मेंटल स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, ये सब चीजें अपन को पता लग सकती हैं। और स्मार्ट रिटेल, स्मार्ट रिटेल मतलब
इन्वेंट्री लेवल पता चल जाएगा, कोई पेमेंट कर रहा है तो पता चल जाएगा। ये अपन को स्मार्ट सप्लाई चेन ट्रैकिंग कर सकते हैं, सामान कहाँ तक पहुंचा, कब तक पहुंचेगा। रिस्क, इसका रिस्क क्या है? म्यूट। एम स्टैंड्स फॉर मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर को 2 रिस्क है, क्या क्या? हो सकता है कुछ सालों में बाहर हो जाए, और दूसरा इतना सारा डेटा उसको मेंटेन करने का रिस्क। यू स्टैंड्स फॉर रिस्क टू यूजर। यूजर को 3 रिस्क थे। पहला रिस्क था सिक्योरिटी का, कि उसको डर रहेगा लीक नहीं हो जाए। प्रिवेसी, ऑटोनॉमी, मेरी कोई प्रिवेसी नहीं है, कोई ऑटोनॉमी है, सारी इंफॉर्मेशन मेरी पब्लिक हो चुकी है। थर्ड रिस्क इंटेंशनल ऑब्सोलेंस, जानबूझकर कोई कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को पुराना ऑब्सोलीट कर दिया तो मुझे नया खरीदना पड़ेगा, या किसी और कंपनी को दूसरी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया तो मुझे नया कंपनी का सामान खरीदना ही पड़ेगा। देन रिस्क टू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग काम करना, आए दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो वो आपके लिए रिस्क हो सकता है। देन लास्ट इज एनवायरमेंट रिस्क, उसकी वजह से ऐसी रेस जनरेट होती है जिसकी वजह से आपका एनवायरमेंट फ्रेश नहीं रहता। और कुछ था इसके अंदर? नहीं? चलो सुनूंगी बच्चों, मैं थोड़ा सा पहले सुनेंगे।